हेलो स्टूडेंट। आज हम इसमें लेकर आए हैं अपने जितने भी हमारे मानचित्र से संबंधित प्रश्न बनते हैं। हमें काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आई है कि मैम मानचित्र से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनके ऊपर हम कैसे अपने उत्तर दें। कई बार हमको आते हुए भी हम गलत एंट्री कर देते हैं और इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न भी होंगे जिसमें भी आपको बहुत इसमें मदद मिलेगी इसकी सहायता से। तो आज हम अपने काफ़ी सारे मानचित्र लेके आए हैं जिसके माध्यम से आप जब भी मानचित्र फिल करेंगे तो उसमें आपको हेल्प भी मिलेगी और उससे संबंधित कई प्रकार के जो प्रश्न होंगे उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं अपने विश्व के महाद्वीप और महासागरों के बारे में। ठीक है, हम अगर देखें तो विश्व में हमारे 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। इन 7 महाद्वीप के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं एशिया महाद्वीप, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, जिसकी स्थिति यहाँ पर है। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप कहाँ पर आता है आपका। और जो भारत है, ये हमारा भारत, ये भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का ही एक पार्ट है, एक एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। इसके बाद में हम देखें तो आता है यूरोप। यूरोप महाद्वीप की स्थिति कहाँ पर है, ये आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे इसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की स्थिति। इसके बाद में हम देखेंगे इसमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की स्थिति, अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति और उसके बाद में हमारा एक महाद्वीप और है जो है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यहाँ पर जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये है अंटार्कटिका। तो इस प्रकार से विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। आप अच्छे से याद रखेंगे, विश्व के 7 महाद्वीप की स्थिति एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके बाद में अगर हम देखें, अगर हम महासागरों की बात करें तो महासागरों की अगर स्थिति की हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आता है प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर की स्थिति आप अच्छे से देख सकते हैं कि जब हम ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब में जो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, इसके पश्चिम वाला हिस्सा, ठीक है, और यहाँ से एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरब की तरफ का हिस्सा, जब हम ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब को आप देखेंगे कि ये पूरा तरह से जो कवर हो जाता है, ग्लोब पूरा गोल जो होता है। तो इस अकॉर्डिंग हम देखें तो एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूर्वी हिस्सा और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा जो है वो प्रशांत महासागर के अंतर्गत आ रहा है और ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद में हम देखें अटलांटिक और अंध महासागर। इसको हम अटलांटिक महासागर भी कह सकते हैं और अंध महासागर भी कह सकते हैं। अगर आप अंध महासागर का शेप देखें तो कुछ इसकी ऐसा आकृति बनती है। आपको ध्यान होना चाहिए कि अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है, एस आकार का महासागर है। इसके बाद में अगर हम आगे देखें हमारा अगला, तो ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर के अंतर्गत हमारे 2 छोटे छोटे सागर या हम कह सकते हैं खाड़ियाँ आती है, जिसमें एक है अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। अरब सागर जो है वो हमारे भारत के मानचित्र के इधर पश्चिम की तरफ आता है और बंगाल की खाड़ी भारत के मानचित्र के पूरब की तरफ आती है। तो ये हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार से आगे हम अपना जो अगला महासागर है वो है हमारा ये दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिक महासागर, जो विश्व के मानचित्र का दक्षिणी हिस्सा है। विश्व के मानचित्र का दक्षिणी हिस्सा दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से जो विश्व के मानचित्र में जो उत्तरी हिस्सा है ये उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। तो आप इसकी स्थिति अच्छे से देख सकते हैं। इसमें आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे अब कि आपको 7 महाद्वीप और 5 महासागर की स्थिति अच्छे से पता चल चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो हमें पता होना चाहिए एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है और कौन कौन से महाद्वीपों की स्थिति कहाँ कहाँ पर है। इसके बाद में अगर हम महासागर की बात करें तो महासागर में सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर की अगर हम बात करें तो वो है सबसे छोटा महासागर जो है वो है उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक महासागर। तो ये हमें पता होना चाहिए, सबसे छोटा महासागर उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो इसमें हम
बहुत अच्छे से सबसे पहले सभी महाद्वीप और महासागरों की स्थिति को बहुत अच्छे से देखेंगे, जिससे कि हमें जब भी किसी भी महाद्वीप या महासागर के बारे में पूछा जाए तो हमें ये सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए कि महाद्वीप और महासागर की स्थिति कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ये हमारे मानचित्र से संबंधित सबसे बेसिक प्रश्न है। सबसे पहले इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद में हम आगे के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद में हम अपना अगला मानचित्र लेते हैं। जो हमारा अगला मानचित्र है वो है कि विश्व के जो विभिन्न क्षेत्रों में उसमें जनसंख्या घनत्व किन महाद्वीपों में किस प्रकार से है। ठीक है भाई, अब हम देखेंगे इसमें कि जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे पहले नंबर पे कौन से महाद्वीप का है, एशिया महाद्वीप का। आप इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके नंबरिंग दे रखी है। तो फर्स्ट नंबर एशिया महाद्वीप है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर है अफ्रीका, तीसरे नंबर पर है यूरोप, चौथा है लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, पांचवा है उत्तरी अमेरिका और छठा है ओशिनिया। ओशिनिया के अंतर्गत आपका ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड दोनों आ जाता है। ओशिनिया को मतलब हम कह सकते हैं कि आपका ऑस्ट्रेलिया वाला भाग और ये न्यूजीलैंड वाला भाग जो दोनों है ये मिलकर क्या कहलाता है आपका ओशिनिया, जिसमें तस्मानिया भी आ जाता है। यहाँ पर आप इसमें देखेंगे ये छोटा सा ये जो जगह है ये है तस्मानिया। ठीक है, तो ये तस्मानिया है, ये इधर न्यूजीलैंड है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, तो ये ओशिनिया में आ जाता है। तो इस प्रकार से हमसे अगर पूछा जाए कि हमें पता होना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों में जो जनसंख्या घनत्व है 2018 के अकॉर्डिंग, तो वो सबसे ज़्यादा है एशिया महाद्वीप का नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है अफ्रीका महाद्वीप का, नंबर 3 पे है यूरोप का, नंबर 4 पे लैटिन अमेरिका और कैरेबियन का, नंबर 5 पे है उत्तरी अमेरिका का और नंबर 6 पर है ओशिनिया का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अच्छे से पता होना चाहिए विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व किस अकॉर्डिंग है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में अब हम अपना जो अगला मानचित्र है उस पे जाते हैं। इस अगले मानचित्र में हम देशों के बारे में जानेंगे कि अगर हम देशों की बात करें, ठीक है, जैसा कि अभी हमने पहले जो बात करी है वो महाद्वीपों के बारे में बात करी है, महाद्वीपों के बारे में जाना है। अब अगर हम देशों की बात करें तो देश विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वितरण वाले देश, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से देश में आती है। एक तो होते हैं महाद्वीप, ठीक है, और दूसरी चीज़ है देश। भाई जैसे कि एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के अंदर ये सारे देश आते हैं। भाई एशिया महाद्वीप के अंदर आ रहे हैं, रूस एशिया महाद्वीप में आ रहा है, चीन आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है, भारत आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, तो ये सभी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आ रहे हैं। इंडोनेशिया आ रहा है, ठीक है, तो ये सभी किसके भाग है, एशिया महाद्वीप के भाग है। इसी प्रकार से नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में आ रहा है, ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में आ रहा है, मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये पहले जो हमने पढ़ा वो महाद्वीपों के बारे में। अब अगर हम देखेंगे तो विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या वितरण वाले देश हैं इनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा चीन। मतलब चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। हम सभी को पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से जो प्रथम स्थान है वो किसका है, चीन का है। इसके बाद में द्वितीय स्थान पर है भारत। भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा। आप इधर देख सकते हैं बहुत अच्छे से, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा भारत का है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का, चौथा है इंडोनेशिया का, पांचवा ब्राज़ील का, छठा पाकिस्तान, सातवां नाइजीरिया, आठवां बांग्लादेश, नौवां रूस और 10वां है मैक्सिको का। तो इस प्रकार से आप ये सभी जितने भी देश हैं इन सभी देशों की स्थिति इस विश्व के मानचित्र में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि आपका रूस कहाँ पर आता है, चीन कहाँ पर है, बांग्लादेश कहाँ पर है, ठीक है, भारत कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पर है, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये सभी देशों की स्थिति आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें हमें ये मालूम होना जरूरी है कि प्रथम स्थान पर कौन से देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, चीन में, द्वितीय स्थान पर भारत में, तृतीय स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका में, चौथे स्थान पे है इंडोनेशिया, पांचवें नंबर पर है ब्राज़ील, छठे नंबर पर है पाकिस्तान, सातवां नंबर है नाइजीरिया, आठवां नंबर है बांग्लादेश, नौवां नंबर है रूस
और 10वां नंबर है मैक्सिको का। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वितरण वाले देश कौन कौन से हैं। अब हम जब हमारा अगले मानचित्र पे चलेंगे, हम हमारा अगला नेक्स्ट जो हमारा अगला मानचित्र है इसको देखेंगे, तो इसमें मैंने इसमें कुछ प्रदेश को मेंशन कर रखा है। ठीक है, आपसे कई बार पूछा जाता है कि भाई भूमध्य सागरीय प्रदेश कहाँ पर है, अफ्रीका के कटंगा, जाम्बिया पेटी, तांबा पेटी जो है वो कहाँ पर है। तो ये हमारे जो है उसमें कारकों से संबंधित इस प्रश्न के अंतर्गत आए हुए हैं। तो जैसे कि हिमालय की पर्वतीय भाग की हम बात करें कि भाई हिमालय वाला जो पर्वतीय हिस्सा है वो कहाँ पर आता है, तो ये भारत है, और भारत का ये ऊपर वाला भाग हिमालय का है, और हिमालय का ये वाला क्षेत्र क्या है, हिमालय के पर्वतीय भाग। इसी प्रकार से ये अफ्रीका के ऊपर ये भूमध्य सागर है। ठीक है, और ये भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा कहलाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। इसी प्रकार से अफ्रीका के कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी आपकी इस जगह पे आ जाएगी। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश, हिमालय के पर्वतीय भाग, अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी, जापान का कोबे ओसाका प्रदेश, तो हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम जैसे अपना अगला जो हमारा प्रश्न है या हमारा अगला जो मानचित्र है उस पर चलते हैं। अगले मानचित्र की तरफ हम चलेंगे तो इसमें हम देखें कि इसमें मैंने दर्शा रखा है जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, अब जनसंख्या वृद्धि दर के अंतर्गत आप इसको ध्यान से देखेंगे कि इसमें 3 प्रकार से मैंने इसमें विभाजित किया है। भाई एक तो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप, दूसरा है स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर वाला, और तीसरा है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप। तो आप इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट नंबर पे मैंने इसको पिंक कलर से शो किया है। ठीक है, गुलाबी कलर से, गुलाबी रंग से। तो फर्स्ट नंबर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो हमारा महाद्वीप है वो कौन सा है, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है। आपके प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। तो इस प्रकार से नंबर 1 पे आता है अफ्रीका महाद्वीप, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। इसके बाद में अगर हम देखें स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर, जो मैंने येलो कलर से दिखा रखा है, तो येलो कलर से जो स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर है वो कौन से महाद्वीप में आ जाएगी, जिस ओशिनिया। ओशिनिया के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी, ये जो जगह है ये ओशिनिया के अंतर्गत आ जाती है। तो ओशिनिया की जनसंख्या वृद्धि दर कैसी हो जाएगी, स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर। इसके बाद में अगर हम देखें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले महाद्वीप, तो अब ब्लू कलर से मैंने किन किन महाद्वीपों को दर्शा रखा है, जैसे यूरोप है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन वाला क्षेत्र है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें लैटिन अमेरिका कहाँ पर आ रहा है, कैरिबियन कहाँ पर आ रहा है। हमें पता होना चाहिए कि ये वाला जो क्षेत्र है ये लैटिन अमेरिका और कैरिबियन वाला क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इस मानचित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है, स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से आप इस मानचित्र को देख के बहुत अच्छे से ये समझ सकते हैं। इसके बाद में हम जैसे हमारा अगला जो हमारा मानचित्र है उस पर चलते हैं। अगले मानचित्र को अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारा आता है आयु लिंग पिरामिड से संबंधित मानचित्र। ठीक है, अब आयु लिंग पिरामिड से रिलेटेड जो मानचित्र है इसको आप अच्छे से देखें, आयु लिंग पिरामिड। ठीक है, अब इसमें मैंने सबसे पहले दर्शा रखा विस्तारित होती जनसंख्या। भाई विस्तारित होती जनसंख्या जिसका पिरामिड किस प्रकार का होता है, त्रिभुजाकार पिरामिड होता है। विस्तारित होती हुई जनसंख्या त्रिभुजाकार पिरामिड है। अब वो कौन कौन से देशों का है, त्रिभुजाकार पिरामिड कौन कौन से देशों का है, भाई आपको इसमें पिंक कलर से दिखा रखा है। तो एक तो है मैक्सिको, किस जगह पर आता है आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं कि मैक्सिको कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है ये नाइजीरिया, ये आपका नाइजीरिया है। ठीक है, इसके बाद है ये इधर बांग्लादेश, यहाँ पर बांग्लादेश है। तो त्रिभुजाकार पिरामिड या विस्तारित होती हुई जनसंख्या ये कौन कौन से देशों का है। ठीक है,
कौन कौन से देश इसके अंतर्गत शामिल है, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि मेक्सिको कहाँ पर है, नाइजीरिया कहाँ पर है, बांग्लादेश कहाँ पर है। आपसे पूछा जा सकता है कि विस्तारित होती हुई जनसंख्या के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल है, तो हम इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं अभी विस्तारित होती हुई जनसंख्या में कौन कौन से देश आ रहे हैं। मेक्सिको है, नाइजीरिया है और बांग्लादेश है। इसी प्रकार से जो अगले नंबर का है वो कैसी जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, घंटाकार पिरामिड होता है। में घंटाकार मतलब घंटी के आकार का, एक घंटी के आकार का जैसा जिस देश का या जिस क्षेत्र का पिरामिड बनता है वो कैसा है, घंटाकार पिरामिड। और वहाँ की जनसंख्या किस प्रकार की हो जाएगी, स्थिर जनसंख्या हो जाएगी। तो स्थिर जनसंख्या कौन सी जगह की है, ऑस्ट्रेलिया की। ब्लू कलर से कौन से जगह को दर्शाया गया है, ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ब्लू कलर से दर्शाया गया है। तो हम स्थिर जनसंख्या का जो एग्जाम्पल है वो दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में हम इसमें देखते हैं हासमान जनसंख्या। हासमान जनसंख्या का जो पिरामिड है वो किस प्रकार से होता है भाई, इसका संकीर्ण आधार होता है और शीर्ष शुंडाकार होता है। मतलब कुछ इस प्रकार से होता है कि जो आधार है, आधार तो कैसा है इसमें, संकीर्ण, संकीर्ण तो आधार है, कुछ इस प्रकार से आधार संकीर्ण है, ठीक है। और जो शीर्ष है वो कैसा हो गया आपका, शुंडाकार। इसके अंदर शीर्ष कैसा हो जाएगा, शुंडाकार हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का जो पिरामिड बनता है वो हासमान जनसंख्या को दर्शाता है। हासमान मतलब घटती हुई जनसंख्या। हास का मतलब क्या होता है, कमी से। हास मतलब हो रहा है कमी, मतलब घटती हुई जनसंख्या। और घटती हुई जनसंख्या किस देश के अंदर, इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, जापान। हम जापान के पिरामिड को ले सकते हैं इसके एग्जाम्पल में, जो कि एक हासमान जनसंख्या या संकीर्ण आधार और जिसका शीर्ष शुंडाकार है, इस प्रकार की आयु लिंग पिरामिड को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप इसके अंतर्गत आयु लिंग पिरामिड के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो इसमें विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या और हासमान जनसंख्या, 3 प्रकार की जनसंख्या शामिल हो जाएगी। और उन 3 प्रकार की जनसंख्या के जो पिरामिड है वो किस प्रकार के बनते हैं, जैसे विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड त्रिभुजाकार है, स्थिर जनसंख्या का घंटाकार है, हासमान जनसंख्या का संकीर्ण आधार और शीर्ष शुंडाकार है। तो इस प्रकार के पिरामिड बनते हैं। अब उनके अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल है ये आपको इस वाले मानचित्र से बहुत अच्छे से मालूम चल जाएगा। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसमें जितने भी देश आ रहे हैं आपको उनकी स्थिति ध्यान से देखनी है बहुत अच्छे से। जैसे कि क्या होगा कि आपके पास में जब भी मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न बनेगा तो आप उसका उत्तर तो बहुत अच्छे से दे देंगे, साथ के साथ ये सभी आगे भी आने वाले और भी हमारे जो मानचित्र हैं वो सभी मानचित्र आपके कई प्रकार के छोटे बड़े प्रश्नों के अंतर्गत आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसमें इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, जैसे कि इनसे संबंधित चाहे हमारे मानचित्र के प्रश्न हो, चाहे छोटे प्रश्न हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, उस प्रश्नों में भी हमें बहुत इसमें इनकी सहायता से हमें बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम अपने अगले मानचित्र पे चलेंगे, वो देखते हैं। अगला मानचित्र हमारा है विश्व जनसंख्या का औसत लिंगानुपात, ठीक है। विश्व जनसंख्या के अगर हम औसत लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष, ठीक है। जैसे कि हमने अपने भारत के लिंगानुपात का भी अध्ययन कर चुके हैं हम अपने चैप्टर में। तो जैसे भारत का लिंगानुपात है उसी प्रकार से जो विश्व का औसत लिंगानुपात है, विश्व का औसत लिंगानुपात कितना है, प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष। जैसे भारत में हम अध्ययन करते हैं कि प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है, अपनी 940 स्त्रियां। इसी प्रकार से जो विश्व का औसत लिंगानुपात है वो कितना है, प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष। तो इसमें अगर हम बात करें आगे कि उच्चतम लिंगानुपात की, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में उच्च लिंगानुपात या उच्चतम लिंगानुपात किस जगह का है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए लैटविया। लैटविया एक जगह है जिसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लिंगानुपात में अगर हम बात करते हैं तो लैटविया का सबसे ज़्यादा है। और
इसमें भी आप ये अच्छे से देख सकते हैं कि प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। इसके बाद अगर हम इसमें देखें कि न्यूनतम लिंगानुपात, तो न्यूनतम लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो ये है आपका संयुक्त अरब अमीरात। और संयुक्त अरब अमीरात कहाँ पर आता है? इस जगह पर। तो ये भी बहुत आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि लैटविया कहाँ पर आता है। ये जो जगह है वो है कौन सी? लैटविया। इसी प्रकार से संयुक्त अरब अमीरात कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि संयुक्त अरब अमीरात किस जगह पर आ रहा है और लैटविया किस जगह पर आ रहा है। तो उच्चतम लिंगानुपात वाला देश जिसपे प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है वो है लैटविया। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला देश जहाँ पर प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है वो जगह है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसमें ये देख सकते हैं कि विश्व जनसंख्या का जो औसत लिंगानुपात है वो क्या है। इसके बाद में अब हम आगे अपना अगला मानचित्र देखते हैं। जो अगला मानचित्र है हमारा वो है उच्चतम एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले महाद्वीप। जो हमने बात करी थी वो किसकी बात करी थी? देशों के बारे में, कि भाई उच्चतम और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो देश हैं वो कौन से हैं। तो एक लैटविया है और दूसरा संयुक्त अरब अमीरात है। इसी प्रकार से अगर हम महाद्वीपों के बारे में अध्ययन करें तो महाद्वीपों में उच्चतम और न्यूनतम लिंगानुपात वाले महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात देखने को मिलता है। और यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जैसे रूस के अंदर है। इसके अलावा भी कई यहाँ पर छोटे छोटे देश है यूरोप महाद्वीप में जहाँ पर लिंगानुपात सबसे अधिक है। अब यहाँ लिंगानुपात उच्च होने का कारण है कि अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण भाई यहाँ से मोस्टली जो पुरुष है वो क्या कर गए? उत्प्रवास कर गए। मतलब कि किसी दूसरी जगह पर या किसी दूसरे स्थान पर यहाँ से चले गए। अधिकांशतः पुरुष, मतलब जो अधिकतर पुरुष है वो यूरोप महाद्वीप से किसी अन्यत्र जगह क्या कर गए? प्रवास कर गए। तो इस वजह से अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण यूरोप का जो लिंगानुपात है वो कैसा है? उच्च है। भाई उच्च लिंगानुपात का मतलब क्या है? कि जहाँ पर पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा हो तो वहाँ का लिंगानुपात कैसा हो जाता है? अधिक हो जाता है। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक क्यों है? क्योंकि यहाँ से अत्यधिक पुरुष क्या कर गए हैं? यहाँ से उत्प्रवास कर गए, यहाँ से अन्यत्र चले गए। इसके बाद में अगर हम देखें कि निम्न लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा है तो वो है एशिया। एशिया महाद्वीप का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। अब इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं? जैसे संयुक्त सऊदी अरब है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन। ये जो देश हैं इन देशों के अंदर क्या है? लिंगानुपात कम है। और ये सभी देश किस महाद्वीप में आते हैं? एशिया महाद्वीप में। हम सभी स्टार्टिंग हमने जो हमारा लास्ट वीडियो बनाया था उस लास्ट वीडियो में हमने सभी ने बहुत अच्छे से महाद्वीपों का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है। तो इस वजह से आपको जब महाद्वीप मालूम चलेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि कौन सा देश किस महाद्वीप के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि उच्चतम लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा है तो यूरोप, न्यूनतम लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा है तो एशिया। ठीक है, आपसे पूछा जाता है उच्चतम लिंगानुपात वाला देश तो लैटविया, न्यूनतम लिंगानुपात वाला देश आपका आ जाएगा सऊदी अरब अमीरात। तो ये आपका क्लियर है। देश और महाद्वीप में आपको अंतर याद रखना है। देश पूछे जाते हैं तो आपको देश बताने हैं, महाद्वीप पूछे जाते हैं तो आपको महाद्वीप बताने हैं। ठीक है, ये हमने जनसंख्या वितरण के अंदर भी पढ़ा था। देशों की चर्चा अलग की थी, महाद्वीपों की चर्चा अलग की थी। और आपको इन सब की स्थिति बहुत अच्छे से देखनी है क्योंकि आपसे ये सभी स्थिति वाइज पूछे जा सकते हैं। आपके मैप में पूछे जा सकते हैं कि इनकी स्थिति कहाँ कहाँ पर है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम अपना अगले मानचित्र पे चलते हैं। अगर हम अपने अगले मानचित्र को देखें तो ये हमारा अगला मानचित्र, इसमें मैंने कुछ देशों का अंकन कर रखा है। ठीक है,
तो इन देशों को आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। भाई आपसे पूछा जा सकता है कई प्रकार के जो देश हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कनाडा कहाँ पर आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पर है, ठीक है, ब्राज़ील कहाँ पर है, फिनलैंड कहाँ पर है, नेपाल कहाँ पर है, जिम्बाब्वे कहाँ पर है, न्यूजीलैंड कहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये मैंने इसमें कुछ देश अंकन कर रखे हैं, ये आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि ये पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो उत्तरी अमेरिका पूरा ये महाद्वीप है। अब इस महाद्वीप में कई देश भी आते हैं, तो इस महाद्वीप में कौन कौन से देश, जैसे यहाँ पे कनाडा है आपका, ठीक है, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपको बॉर्डर दिख रही है, ये इधर की जो बॉर्डर दिख रही है, ये बॉर्डर दिख रही है, ये कनाडा को बनाती है, ठीक है, ये कनाडा आपका इसके अंदर अंदर आ जाता है। इस तरफ की जो जगह है ये अलास्का है, ये वाली जो जगह है ये कौन सा है, अलास्का। इसको आपको आगे और हम अच्छे से आपको कई और भी चीज़ें दिखाएंगे तो उसमें अच्छे से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका अलास्का, लेकिन ये जो आपका अंदर वाला जो बॉर्डर का अंदर का जो भाग है ये है कनाडा। इसी प्रकार से ये एक नीचे वाली बॉर्डर दिख रही है आपको, एक ऊपर वाली दिख रही है, और इन दोनों बॉर्डर के बीच में जो जगह है ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसके नीचे की तरफ यहाँ पर है मैक्सिको, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये पता होना चाहिए पूरा एक जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कई देश आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जैसे ये पूरा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका, अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये कई छोटे छोटे अंदर आने वाले देश हैं जिसके बारे में हम आगे और अध्ययन करेंगे, ठीक है। आगे मैंने कई देशों के बारे में हर टॉपिक वाइज एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपको टॉपिक वाइज अच्छे से उसको पता चल जाएगा कि कौन सा देश कहाँ पर है। तो इसके अंदर हम देखेंगे तो ब्राज़ील को अगर हम देखें तो इसमें मैंने दर्शा रखा है ब्राज़ील, यहाँ पर ये कौन सा देश आ रहा है आपका, ब्राज़ील। तो आपको अच्छे से ध्यान से देखना है कि ये जो बॉर्डर आपकी बन रही है ये कौन से देश की बन रही है, ब्राज़ील की बन रही है। इसके बाद में अगला है हमारा, अब जैसे ये वाला जो पूरा आपका महाद्वीप है ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, हमने महाद्वीपों के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर यहाँ पर जो आपकी ये जगह आ रही है, ये जो जगह आ रही है, ठीक है, ये आपकी कौन सी जगह है, जिम्बाब्वे। तो आपसे पूछा जा सकता है जिम्बाब्वे कहाँ पर है, तो हमें पता होना चाहिए ये आपका है भारत देश, ठीक है। और इस भारत देश के यहाँ पर इधर जो आपकी जगह या देश आ रहा है वो कौन सा है, नेपाल, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला आपका यूरोप का भाग है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ठीक है। अब उत्तरी पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत आपका जो ये वाला भाग है, ये वाली जो जगह है, ये वाला जो देश है वो कौन सा है, फिनलैंड। तो हमको पता होना चाहिए कि कनाडा कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ है, ब्राज़ील, जिम्बाब्वे, नेपाल और फिनलैंड। और इसी में आपका यहाँ पर ये जो जगह दिखाई दे रही है ये कौन सी है, न्यूजीलैंड। तो इस प्रकार से इन सभी देशों के बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना और समझना है कि कई देश पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आपको इनको अच्छे से ध्यान से देखना है। अब हम अपना अगला मानचित्र पे चलते हैं। अगला हमारा जो मानचित्र है वो अपने जनांकीय संक्रमण अवस्था से संबंधित है, ठीक है। हम सभी ने जनांकीय संक्रमण अवस्था के बारे में अध्ययन किया है। तो जनांकीय संक्रमण अवस्था जिसके अंदर 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है। अब इन तीनों अवस्थाओं को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें मैंने देखा है आपको प्रथम अवस्था, ठीक है। प्रथम अवस्था अगर आप देखें तो मैंने इसको ब्लू कलर से मेंशन कर रखा है, ठीक है। प्रथम अवस्था को मैंने कौन से कलर से मेंशन कर रखा है, ब्लू कलर से मेंशन कर रखा है। तो जब मैंने ब्लू कलर से मेंशन कर रखा है तो ब्लू कलर के अंदर कौन सा क्षेत्र विशेष आ रहा है, बांग्लादेश और वर्षा वनों के आदिवासी। भाई जो आपका यहाँ पर एक जगह है, इस जगह पर भारत के आपके उत्तर पूर्व में एक जगह आता है वो है बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश और वर्षा वनों के आदिवासी ये सभी जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में आते हैं। प्रथम अवस्था का मतलब है जहाँ पर कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कैसी होती है, उच्च होती है। भाई जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। जहाँ पर जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कैसी रहे, उच्च रहे, ये जनांकीय संक्रमण की कैसी अवस्था होती है, प्रथम अवस्था। जहाँ पर जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कैसी रहे, उच्च रहे, ठीक है। तो इसमें आने वाले देश कौन कौन से ये आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद में हम
अपने इसमें दूसरी अवस्था देखते हैं। दूसरी अवस्था को मैंने इसमें आपको अच्छे से दर्शा रखा है पर्पल कलर से, ठीक है। दूसरी अवस्था को पर्पल कलर से दिखा हुआ है और इसमें आने वाले जो देश है वो कौन कौन से हैं, जैसे पेरू है, केन्या है, श्रीलंका है, ठीक है। तो ये जो आपका देश दिख रहा है ये कौन सा है, श्रीलंका। यहाँ पर आपकी एक जगह आती है अफ्रीका महाद्वीप में जिसका है केन्या। यहाँ पर आपकी दक्षिणी अमेरिका में एक जगह आती है जिसका नाम है पेरू, ठीक है। तो पेरू, केन्या, श्रीलंका ये जो देश है ये जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है, जन्म दर तो ऊंची बनी हुई रहती है। जन्म दर कैसी बनी हुई रहती है, उच्च बनी हुई रहती है। लेकिन मृत्यु दर समय के साथ साथ कैसी होती जाती है, घटती जाती है। जन्म दर उच्च रहती है लेकिन मृत्यु दर जो है वो समय के साथ साथ कैसी होती है, घटती जाती है। तो ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जनांकीय संक्रमण की जो प्रथम अवस्था है उसमें कौन से देश आते हैं, और जनांकीय संक्रमण की जो द्वितीय अवस्था है उसमें कौन कौन से देश आते हैं। इसके बाद में हम अगला इसमें देखते हैं अपना तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था को मैंने येलो कलर से मेंशन कर रखा है, और तृतीय अवस्था के अंतर आने वाले जो देश हैं उनमें आपका, जैसे इसमें मैंने दर्शा रखा है, यहाँ पे कनाडा है, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, और यहाँ पर ये जापान है, ठीक है। तो जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान आते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कैसी हो जाती है, कम हो जाती है या निम्न हो जाती है, न्यून हो जाती है। जिन देशों में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाती है वो देश आपके जनांकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भारत जनांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था में है, तो हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि भारत जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था के अंतर्गत इसके अकॉर्डिंग जो भारत है इसमें 3 अवस्थाएं दे रखी है आपकी। तो इन 3 अवस्थाओं में जो भारत है वो जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में दूसरी अवस्था के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से मैंने इन तीनों कलर्स में जनांकीय संक्रमण की जो अवस्थाएं मेंशन कर रखी है, उन तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत आने वाले जितने भी देश हैं उन तीनों देश की स्थिति आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो इसके माध्यम से अगर आपका कोई सा भी देश आपसे मानचित्र में पूछा जाता है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, और इसमें आपको साथ ही साथ आपका एक बार का अच्छे से, बहुत अच्छे से हर चीज़ आपको एक साथ मालूम चल जाएगी कि मानचित्र के माध्यम से हमें कैसे पढ़ना होता है, किस प्रकार से हम मानचित्र के माध्यम से अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंतर अपना अगला मानचित्र लेते हैं। अगले मानचित्र पर अगर हम चलें तो ये आप देखेंगे, इसके अंदर हम देखते हैं भोजन संग्रह, ठीक है। हम सभी ने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाएं पढ़ी है, ठीक है। अब जो हमारी प्राथमिक क्रिया है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं प्राथमिक क्रियाएं। भाई प्राथमिक क्रियाओं में क्या क्या चीज़ें आती है, ऐसी चीज़ें जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त हो रही है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त हो रही है, वो सभी हमारी प्राथमिक क्रियाओं में आ जाती हैं। और जो चीज़ें हमारी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर आ जाती हैं उसमें सबसे पहले एक चीज़ आती है भोजन संग्रह। भाई प्राथमिक में क्या क्या चीज़ें आती है, आखेट आता है मतलब शिकार करना, भोजन संग्रह करना आता है मतलब कि खाद्य पदार्थों को एकत्रित करना, ठीक है। पशुचारण आ जाता है, कृषि आ जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्राथमिक क्रिया है जो हमें प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रही हैं। अब इसमें हम सबसे पहले भोजन संग्रह की अगर हम बात करें तो भोजन संग्रह मतलब खाद्य संग्रहण के 2 क्षेत्र हैं। खाद्य संग्रहण के 2 क्षेत्र हैं। विश्व के 2 भागों से खाद्य संग्रह किया जा सकता है, जिसमें एक आता है आपका उच्च अक्षांश का क्षेत्र और दूसरा आता है निम्न अक्षांश के क्षेत्र, ठीक है। इसमें आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं कि भोजन संग्रह के उच्च अक्षांश के क्षेत्र और निम्न अक्षांश के क्षेत्र। अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं उच्च अक्षांश के क्षेत्र। आप देखेंगे कि जो उच्च अक्षांश के क्षेत्र हैं उनको मैंने ग्रीन कलर से मेंशन कर रखा है, ठीक है। जो ग्रीन कलर है उनसे मेंशन कर रखा है उच्च अक्षांश के क्षेत्र। तो आप इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि जो उत्तरी कनाडा है, ये पूरा उत्तरी कनाडा,
ठीक है। ये पूरा ऊपर वाला भाग उत्तरी कनाडा है, ये पूरा ऊपर वाला भाग उत्तरी यूरेशिया। यूरेशिया मतलब हो जाएगा यूरोप और एशिया का मेल। यहाँ पर आपका यूरोप महाद्वीप, हमने शुरुआत में ही महाद्वीपों के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम, और यहाँ पर आपका ये एशिया महाद्वीप। तो एशिया और यूरोप का जो मेल है वो हो जाएगा यूरेशिया, और यूरेशिया के अंदर आपके आ जाएगा उत्तरी यूरेशिया। तो उत्तरी यूरेशिया और उत्तरी कनाडा, और उसके बाद है यहाँ पर आपका ये दक्षिणी अमेरिका में इधर की तरफ जो बिल्कुल दक्षिण वाला भाग, मतलब चिली, चिली है, चिली का बिल्कुल दक्षिण वाला हिस्सा कौन सा कहलाएगा, दक्षिणी चिली, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ये भोजन संग्रह के उच्च अक्षांश के क्षेत्र है। भाई हम सभी को पता है ये हमारी है भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री से हम जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं तो ये आपकी नीचे आ जाती है कर्क रेखा, ठीक है, सॉरी मकर रेखा। उसके बाद नीचे आपके अक्षांश क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ भी हमारे अक्षांश क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे आपके यहाँ पर अगर 30 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है, फिर ये 90 डिग्री है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, फिर यह 90 डिग्री है। तो ये हमारे अक्षांश क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो अक्षांश आपके जब उत्तर और दक्षिण की तरफ जो बढ़ते जाते हैं तो ऊपर वाले जो अक्षांश है ये क्या कहलाते हैं, उच्च अक्षांश। यहाँ पर सबसे नीचे वाले अक्षांश है उच्च अक्षांश। भाई आप देखेंगे बीच में 0 डिग्री है, आप इससे बहुत ध्यान से एक बार हम वापस से समझते हैं। जैसे ये बीच में आपकी क्या है, 0 डिग्री, ये बीच में 0 डिग्री है। यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी 30 डिग्री के लगभग है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए इधर आपकी ऊपर उत्तर की तरफ ये आपकी 30 डिग्री के समथिंग है, ठीक है। फिर ये इधर आपकी 60 डिग्री के लगभग आ गया, और यहाँ पर आपका ये लगभग 90 डिग्री आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका ये 60 डिग्री आ गया लगभग, और यहाँ पर आपका लगभग आ गया 90 डिग्री। तो हम इसमें बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि आप देखेंगे ये आपका उच्च अक्षांश है, ये आपके उच्च अक्षांश है, और बीच में आपके क्या है, निम्न अक्षांश। मतलब बीच में हम निम्न अक्षांशों के बारे में देखेंगे, और उत्तर और दक्षिण, पूरा उत्तर और पूरा दक्षिण की तरफ हमें उच्च अक्षांश दिखाई दे रहा है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए उच्च अक्षांश क्या होता है और निम्न अक्षांश क्या होता है। तो उच्च अक्षांश के क्षेत्रों में उत्तरी यूरेशिया, उत्तरी कनाडा और दक्षिणी चिली आ जाएंगे। कि अगर भोजन संग्रह के जो मुख्य क्षेत्र हैं उनके जो 2 भाग हैं उसमें ये उच्च अक्षांश के क्षेत्र हैं। इसके बाद हम दूसरे शब्दों के अंदर अगर हम निम्न अक्षांश की बात करें तो निम्न अक्षांश में आप देखेंगे कि निम्न अक्षांश में आने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे अमेजन बेसिन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेश हैं। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया मतलब ये वाला जो भाग है आपका, ये जो भाग है कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी एशिया। और दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेश किस में आ जाते हैं, भोजन संग्रह के अंदर आ जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका ये भोजन संग्रह के अंदर आ जाएगा, ये भोजन संग्रह का निम्न अक्षांश के क्षेत्र। और अमेजन बेसिन भी निम्न अक्षांश के क्षेत्र। तो इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं कि निम्न अक्षांश के क्षेत्र कौन कौन से हैं और उच्च अक्षांश के क्षेत्र कौन कौन से। तो ये हमने पढ़ा अपना भोजन संग्रह के अंदर, ठीक है। भोजन संग्रहण या हम कह सकते हैं खाद्य संग्रहण, जो एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है। तो इस प्रकार से आपको ये जो जगह हैं विश्व के मानचित्र में बहुत अच्छे से याद रखनी है। उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली, अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेश, ये सभी जगह आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब अगले मानचित्र पर हम चलते हैं। अपना अगला मानचित्र हम इसमें देखते हैं जो है आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र, ठीक है। आदिमकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र, आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हम अगर बात करें, अध्ययन करें, तो इसमें भी कुछ क्षेत्र आ जाते हैं। आदिमकालीन मतलब जो पुराने तरीके से जो परंपरागत तरीके से जो कृषि की जाती थी, उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं, ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता था, आप सभी देख सकते हैं, ये जो बीच वाला जो आपका क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। हम सभी ने पढ़ा है कि ये आपका है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। इसके
ऊपर और इसके नीचे दक्षिण में यहाँ पर आपका है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये सभी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, ठीक है, कि कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा और आपके 66.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री दक्षिण में जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध में है। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री का जो क्षेत्र है उत्तर और दक्षिण में, ये शीत कटिबंध में आता है। तो इस प्रकार से हम सभी को पता है जो बीच वाला क्षेत्र ये उष्ण कटिबंध के अंतर आता है। तो मोस्टली जो आदिम कालीन निर्वाह कृषि की जाती है वो कहाँ की जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आपको अच्छे से इसमें ध्यान से देखना है और समझना है कि आपका जो दक्षिणी मध्य अमेरिका का उष्ण कटिबंधीय भाग है, दक्षिणी मध्य अमेरिका मतलब ये वाला जो भाग है, दक्षिणी मध्य अमेरिका का भाग किस में आता है? आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र में। अफ्रीका वाला भाग आता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला भाग आता है। यहाँ पे किस प्रकार की कृषि की जाती है? आदिकालीन निर्वाह कृषि की जाती है, जिसको हम स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। अब स्थानांतरणशील कृषि को कई अलग अलग नामों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, मतलब हर क्षेत्र विशेष में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अगला हम अब मानचित्र देखते हैं इसमें कि स्थानांतरणशील कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है विभिन्न जगहों पर। तो आप इस मानचित्र को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं, आपको इसमें कुछ जगह दिखाई रही हैं, ठीक है। और उन जगह विशेष पर स्थानांतरणशील कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्य आते हैं, वहाँ पर स्थानांतरणशील कृषि को हम झूमिंग कहते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वालरा कहते हैं। अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पे, ठीक है। राजस्थान में वालरा कहते हैं। तो हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर इसे झूमिंग कहते हैं। वियतनाम, यहाँ पर आपकी एक जगह आती है जिसको है वियतनाम, उस वियतनाम में स्थानांतरणशील कृषि को रे कहते हैं। यहाँ पर आपकी जो जगह है मलेशिया, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक क्षेत्र ये इंडोनेशिया, ठीक है। ये इधर मलेशिया है और यहाँ पर इंडोनेशिया है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं लदांग, ठीक है। भारत के नीचे यहाँ पर आपका क्या है? श्रीलंका। भारत के नीचे ये है श्रीलंका, और श्रीलंका में स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं चेना। इसके बाद में ये है आपका इधर मैक्सिको, ठीक है, और ये है आपका इधर मध्य अमेरिका वाला क्षेत्र। तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं मिल्पा। तो इस प्रकार से स्थानांतरणशील कृषि को भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। आपको हर क्षेत्र विशेष की स्थिति और हर क्षेत्र विशेष में किस किस नाम से जाना जाता है ये आपको बहुत अच्छे से इस मानचित्र में देखना है और उसे अच्छे से समझना है, क्योंकि आपसे ये देश पूछे जा सकते हैं, आपसे इन देशों की स्थिति पूछी जा सकती है, आपसे इन देशों में स्थानांतरणशील कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है वो भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इनसे संबंधित आपके कई छोटे बड़े ऑब्जेक्टिव टाइप फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से इन्हें ध्यान में रखना है। अगला हम अपना मानचित्र देखते हैं। इसमें जो हमारा अगला मानचित्र है वो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि पे। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है उत्तरी चीन कहाँ पर आएगा। मैंने पॉइंट लगा रखे हैं, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं इसमें कि उत्तरी चीन कहाँ पर है, ठीक है। भारत का सिंधु गंगा का जो मैदान है वो कहाँ पर आ रहा है, उत्तरी कोरिया किस जगह पे आ रहा है, यहाँ पर आपका उत्तरी जापान आ रहा है। तो ये आप बहुत अच्छे से इसमें मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि उत्तरी चीन, भारत के सिंधु गंगा का मैदान, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, ये सभी जो है वो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम अपना जो अगला मानचित्र है उसमें अब हम अपना आगे अगले मानचित्र पे चलते हैं। अगला मानचित्र है हमारा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र।
विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग क्षेत्र विशेष में से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हम बात करें यूरेशिया, यूरोप और एशिया वाले जो जगह पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है से, तो यहाँ पर यूरेशिया में इसे स्टेपीज नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है कि यूरेशिया में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान, जिसको हम स्टेपीज कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के अंदर इसको प्रेरी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, उत्तरी अमेरिका में से प्रेरीज कहते हैं। अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान। न्यूजीलैंड की क्या है? कैंटरबरी के मैदान। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान, उनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में हमें ध्यान होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय मैदानों को किन नामों से जाना जाता है? प्रेरीज। यूरेशिया में स्टेपीज, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स, अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के मैदान। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है और इस मानचित्र को बहुत अच्छे से ध्यान में बैठाना है, क्योंकि आपसे ये मानचित्र के माध्यम से भी पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आपसे आपके दे दिया जाए कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र दर्शाइए, या विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र कौन कौन से, और आपके 4-5 नाम दे दिए जाए, वेल्स, पंपास, प्रेरीज, डाउन्स, स्टेपीज। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि डाउन्स कहाँ पर है। कहाँ पर डाउन्स कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। वेल्स कहाँ पर? दक्षिणी अफ्रीका में। पंपास कहाँ पर? अर्जेंटीना में। प्रेरीज कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। स्टेपीज कहाँ पर? यूरेशिया में। ठीक है, कैंटरबरी के मैदान कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस क्षेत्र विशेष में किस जगह पे क्या कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में फिर हम उस जगह को मेंशन कर पाएंगे अपने विश्व के मानचित्र में। तो ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद अब हम अपना अगला मानचित्र लेते हैं। जो अगला मानचित्र है हमारा, वो भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र। अब भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कई बार आपका प्रश्न बन जाता है कि भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र कौन कौन से हैं, या भूमध्य सागरीय वाला जो हिस्सा है वो कौन कौन सा है। कई बार प्रश्न बनता है। अब इसमें भूमध्य सागरीय कृषि में हम देखें तो भूमध्य सागरीय कृषि की हम बात करते हैं। इसमें आप देखेंगे दक्षिणी कैलिफोर्निया। ठीक है, ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये जो वाला भाग है, ये कौन सा है? कैलिफोर्निया। तो दक्षिणी कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र में आ जाएगा। मध्यवर्ती चिली, ये पूरी चिली, इस चिली का ये जो मध्यवर्ती भाग है ये आपका भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र में आ जाएगा। इसके अलावा इधर हम भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है इसको अच्छे से देखेंगे कि भाई यहाँ पर ये आपका भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर और भूमध्य सागर के जो आसपास के क्षेत्र हैं ये सभी भी किस में आ जाएंगे? आपके भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र में। ट्यूनीशिया, ये जो आपकी जगह है ट्यूनीशिया, ये भी आ जाएगा आपका भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र। दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, भाई दक्षिणी अफ्रीका का कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी भाग। दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपके किस में आ जाएंगे? भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र में। तो हमें इनको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना और समझना है कि भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र आपके कई बार प्रश्न बनता है। भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र कौन कौन से हैं, या भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है। जहाँ पर भी फलों की, फूलों की कृषि की जाती है, फल फूलों आदि की कृषि की जाती है, वो किस में आ जाते हैं? आप में भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्रों में आ जाते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों को, इन सभी देशों को, इन सभी जगहों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है कि कौन सी जगह कहाँ पर आ रही है। इसके बाद में हम इसमें अगला देखेंगे अपना जो हमारा अगला मानचित्र है। अगला कृषि क्षेत्र हम अगला
विश्व का जो हमारा मानचित्र है, अगला मैप, इसमें हम देखते हैं रोपण कृषि क्षेत्र। रोपण कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ये कई देश दिखा रखे हैं इसमें, जैसे कि स्पेन, ठीक है, यहाँ पर फ्रांस है, ये हॉलैंड है, ब्रिटेन है, इधर ये ब्राज़ील है, यहाँ पे ये श्रीलंका, भारत, इधर ये मलेशिया, इंडोनेशिया, ये फिलीपींस। ठीक है, ये सभी आपको देश इसमें बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखा रखे हैं। ये सभी रोपण कृषि के क्षेत्र हैं। ये रोपण कृषि क्षेत्र की कई जगह जहाँ पर कि कई आपके इन देशों की सहायता से या सहायता से यहाँ पर क्या है, आपकी कौन सी कृषि की जाती है, रोपण कृषि की जाती है। तो हमें इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना और समझना है कि आपका जो फ्रांस वासी है उन्होंने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोको की पौध लगाई थी। ब्रिटेन वासी ने भारत और लंका में चाय के बागान लगाए। मलेशिया में रबड़ के बागान, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बाग विकसित किए। स्पेन और अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में गन्ने की कृषि किसने की, हॉलैंड वासियों ने की। ठीक है, ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान हैं उनको क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं, और वो किसके नियंत्रण में है, यूरोप वासियों के नियंत्रण में। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये देश कहाँ कहाँ पर आते हैं और किन के द्वारा लगाए गए। भाई कौन से देश के किन वासियों ने इनको कहाँ कहाँ लगाया। भाई फ्रांस वासी की अगर हम बात करें तो फ्रांस वासी ने कहाँ पे लगाई, पश्चिमी अफ्रीका के अंदर। ये पश्चिमी अफ्रीका है, तो पश्चिमी अफ्रीका में फ्रांस वासी ने कॉफ़ी कोको की लगाई। ठीक है, ब्रिटेन वासी जो है उन्होंने कहाँ पर पौध लगाई है, एक तो भारत और लंका में लगाई है, मलेशिया में लगाई है। ठीक है, पश्चिमी द्वीप समूह के अंदर लगाई है। और किस किस की लगाई है, चाय के बागान की लगाई है, रबड़ के बागान की लगाई है, और गन्ने की और केले की। ठीक है, इसकी तरह से स्पेन और अमेरिका वासियों ने कहाँ पे लगाई है, स्पेन और अमेरिका वासियों ने जैसे फिलीपींस में लगाई है। और फिलीपींस में किसकी लगाई है, नारियल व गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में किसने लगाई है, हॉलैंड वासियों ने इंडोनेशिया में लगाई है, और किसके, गन्ने की कृषि की। और ब्राज़ील में किसने लगाई है, यूरोप वासियों ने ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान लगाए, जिसको हम कहते हैं फेजेंडा। इस प्रकार से ये सभी देश आपको बहुत अच्छे से देखने हैं कि इन सभी देशों की स्थिति कहाँ कहाँ पर है। भाई ये सभी देश कहाँ कहाँ पर आते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखने हैं। ठीक है, आपसे पूछे जा सकता है फ्रांस कहाँ है, स्पेन कहाँ है, ब्रिटेन, हॉलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, लंका, ब्राज़ील, तो सभी आपके कौन से क्षेत्र हैं, रोपण कृषि क्षेत्र है। इसके बाद हम जब अपना अगला जो मानचित्र है, अगले मानचित्र पे हम चलते हैं, उसमें हम देखते हैं अगला हमारा बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। इसको हम दूसरे शब्दों में ट्रक कृषि भी कह सकते हैं। भाई ट्रक के माध्यम से सब्जियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना। ठीक है, ट्रक के माध्यम से जो खेती की जाती है उसको हम क्या कह सकते हैं, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। तो इसमें आपके कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग इसके अंतर्गत आता है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप आपका इसमें आता है। नीदरलैंड में ट्यूलिप की खेती, ट्यूलिप के लिए नीदरलैंड प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्यूलिप का एक प्रकार का पुष्प होता है, एक प्रकार का फूल होता है, उसकी खेती के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है, कौन सी जगह प्रसिद्ध है। तो हमें पता होना चाहिए नीदरलैंड, और नीदरलैंड को हम दूसरे शब्दों में हॉलैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा भूमध्य सागरीय प्रदेश, जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, यहाँ पर आपकी क्या होती है, उद्यान कृषि होती है। तो उद्यान कृषि के क्षेत्र कौन कौन से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, भाई ये उत्तर है और ये पूरब है, तो उत्तरी पूर्वी भाग कौन सा हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका का, ये वाला। इसी प्रकार से ये वाला जो है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, ये वाला आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश है। तो यहाँ पर बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि की जाती है। इसके बाद हम अगर अगला मानचित्र देखें
तो अगला मानचित्र है हमारा डेयरी कृषि क्षेत्र। आप सभी अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो डेयरी कृषि क्षेत्र है ये मुख्य इसके डेयरी कृषि के मुख्य 3 क्षेत्र है, 3 प्रमुख क्षेत्र। अब 3 प्रमुख क्षेत्र में सबसे पहला जो सबसे बड़ा क्षेत्र आता है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप आता है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा है कनाडा, यहाँ पर आपका कनाडा है, ठीक है। और तीसरा जो क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड का आता है। भाई ये जो जगह है वो कौन सी है? तस्मानिया। ये वाली जगह है आपकी तस्मानिया, ये वाली जगह है आपकी न्यूजीलैंड, और ये है आपका दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया वाला भाग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि डेयरी कृषि क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड। ये आपका सबसे बड़ा पहले नंबर का क्षेत्र है, ये आपका दूसरे नंबर का क्षेत्र है, और ये आपका तीसरे नंबर का क्षेत्र है डेयरी कृषि का। इसके बाद हम इसमें अगला मानचित्र लेते हैं। अगले मानचित्र की अगर हम बात करें तो ये है आपका दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग, या हम इसमें देखें मिश्रित कृषि के क्षेत्र, ठीक है। अब मिश्रित कृषि के क्षेत्र कौन कौन से हैं? मिश्रित कृषि के क्षेत्र जहाँ पर कृषि और पशुपालन दोनों किया जाता है। मिश्रित कृषि क्या कहलाती है? जहाँ पर कृषि और पशुपालन साथ साथ किया जाता है। और ऐसे क्षेत्र है दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग। जितने भी दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग हैं ये सभी मिश्रित कृषि के अंतर्गत आते हैं। यूरेशिया के जो भाग है वो मिश्रित कृषि में आते हैं, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग है, ये आपके सभी किस में आते हैं? मिश्रित कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हमें इनको ध्यान से देखना है कि आपको मिश्रित कृषि के क्षेत्र बहुत अच्छे से याद रखने हैं, समझने हैं और ध्यान रखना है। इसके बाद में हम इसमें अपना जो अगला मानचित्र है उस पर चलते हैं। अगले मानचित्र में हम देखते हैं सहकारी कृषि क्षेत्र, ठीक है। अब सहकारी कृषि क्षेत्र क्या है? सहकारी कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सफलता सहकारी कृषि में सबसे ज़्यादा सफलता जो मिली है वो डेनमार्क को मिली है, ठीक है। डेनमार्क जो जगह इसको सबसे ज़्यादा सफलता मिली है सहकारी कृषि के अंदर, कि जब कृषकों का जो एक समूह है, कृषकों का जो समूह है वो अपनी कृषि से भी अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी स्वेच्छा से कोई सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करता है तो वो क्या कहलाता है? सहकारी कृषि कहलाता है। मतलब कि एक समूह है कृषकों का, किसानों का एक समूह है जो अपनी कृषि से भी ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है, और कृषि से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए वो अपनी इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाता है, ठीक है, और उसमें वो अपना कृषि कार्य करता है, तो वो क्या कहलाती है? सहकारी कृषि कहलाती है। जिसके लिए सबसे ज़्यादा सफलता जो मिली है वो कहाँ मिली? किसको मिली है? डेनमार्क को मिली है, सबसे अधिक सफलता मिली है। इसके अलावा जो सहकारी कृषि के जो क्षेत्र हैं उसमें आपका नीदरलैंड आ जाता है, ठीक है, यहाँ आपका नीदरलैंड है ये, ठीक है। बेल्जियम भी यहाँ पर ये आपका बेल्जियम है, इधर ये डेनमार्क है, यहाँ पर ये आपका ऊपर ये स्वीडन है, यहाँ पर इधर एक लंबा सा एक देश है लंबवत रूप में, ये आपका इटली है। तो इस प्रकार से आपको इन देशों की स्थिति ध्यान में रखनी है। डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, बेल्जियम और इटली, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सहकारी कृषि क्षेत्र कौन कौन से हैं और सबसे ज़्यादा सफलता सहकारी कृषि क्षेत्र में किस देश को मिली है, तो वो है डेनमार्क। उसके बाद में अगला हमारा जो आता है वो है सामूहिक कृषि का प्रारंभ। भाई सामूहिक कृषि का जो प्रारंभ है वो कहाँ पर हुआ? सामूहिक कृषि के प्रारंभ की अगर हम बात करें तो ये है आपका पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ जिसको हम कह सकते हैं रूस, ठीक है, रूस। ये जो आपका पूरा ऊपर वाला ये वाला जो भाग है ये रूस वाला है, जिसको हम कह सकते हैं पूर्व सोवियत संघ। यहाँ पर सामूहिक कृषि का प्रारंभ हुआ
और सामूहिक कृषि को रूस में कोलखोज नाम से भी जाना जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि सामूहिक कृषि को रूस या सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है या क्या नाम दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कोलखोज नाम दिया गया है सामूहिक कृषि को पूर्व सोवियत संघ में। इसके बाद हम जो हमारा अगला है मानचित्र उसमें चलते हैं, तो वहाँ हम देखेंगे अब सबसे पहले पशुचारण। पशुचारण में अगर हम बात करें सबसे पहले चलवासी पशुचारण के क्षेत्र में, अभी हमारी प्राथमिक क्रियाएं चल रही हैं, तो प्राथमिक क्रिया में हमने भोजन संग्रह की बात करी, कृषि की बात करी, जितनी भी प्रकार की कृषि थी वो सारी कृषि के बारे में हमने अध्ययन किया, उन सभी कृषि के क्षेत्र हमने देखे। अब चलवासी पशुचारण के क्षेत्र कौन कौन से हैं भाई? चलवासी पशुचारण के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये सभी क्षेत्र चलवासी पशुचारण में आते हैं। कौन कौन से? यूरोप एशिया के टुंड्रा प्रदेश। चलवासी पशुचारण क्या होता है? जो एक प्रकार का घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जो प्रवास करते रहते हैं, चल चल कर जो अपना पशुचारण का कार्य करते हैं, वो है चलवासी पशुचारण। और चलवासी पशुचारण कौन कौन से क्षेत्र विशेष में सबसे ज़्यादा है? तो उसमें यूरोप एशिया के टुंड्रा प्रदेश आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका एक देश आ जाएगा मंगोलिया, यहाँ पर आपका आ जाएगा तिब्बत, ठीक है। ये आपका आ जाएगा पूरा अरब प्रायद्वीप, ये आपका आ जाएगा मेडागास्कर, यहाँ पर आपका ये है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, ये इधर आपकी पूरी आ जाएगी एंडीज पर्वतमाला। तो ये जितने भी आपके देश हैं ये सभी चलवासी पशुचारण के क्षेत्र हैं। हमें इन सब की स्थिति बहुत अच्छे से देखनी और समझनी है कि मंगोलिया कहाँ है, तिब्बत कहाँ है, मेडागास्कर कहाँ है, एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, अरब प्रायद्वीप कहाँ पर है, और ये सभी चलवासी पशुचारण के क्षेत्र है। इसके बाद में एक आपका अगला जो है वो है वाणिज्य पशुधन पालन। भाई वाणिज्य पशुधन पालन जो व्यापार हेतु किया जाता है, भाई ऐसा पशुचारण या पशुपालन जो व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है, व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, तो वो आपका आ जाता है वाणिज्य पशुधन पालन में। चलवासी पशुचारण जो सिर्फ अपने मतलब जीवन निर्वाह हेतु किया जाता है, ठीक है, जबकि वाणिज्य पशुधन पालन ऐसा जो वाणिज्य या व्यापार के उद्देश्य से किया जाए, जिसमें अगर हम बात करें क्षेत्र विशेष की, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो वाणिज्य पशुधन पालन के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जैसे ये आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ये आपका छोटा सा एक देश दिख रहा है आपको यूरुग्वे, ये आपका पूरा क्षेत्र विशेष है, ये इधर अर्जेंटीना, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड। तो ये सभी जो क्षेत्र विशेष है ये वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी है वाणिज्य पशुधन पालन के। और हमें इन सब की स्थिति को बहुत ध्यान से देखना है। हमें पता होना चाहिए यूरुग्वे कहाँ पर आता है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर कहाँ पर है, अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका में कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, न्यूजीलैंड कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पर है। तो ये सभी जगह हमें बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है वाणिज्य पशुधन पालन के बारे में। अब हम अपना जो अगला इसमें देख रहे हैं वो कुछ नदी घाटियों के बारे में देखते हैं कि नदी घाटियों की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर आपको इसमें दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ पर आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ चीन में आपकी हांगो घाटी, अफ्रीका में इधर नील घाटी। तो ये सभी हमें सभ्यताएं कुछ ध्यान में रखनी है, आपसे पूछी जा सकती है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस जगह पर है आपकी, ठीक है। उसके अलावा नील घाटी, सिंधु घाटी, हांगो घाटी, ये सभी सभ्यताएं आपको बहुत अच्छे से ध्यान से एक बार देखनी है और समझनी है। इसके बाद हम आगे अपने अगले मानचित्र पे बढ़ेंगे और अगले मानचित्र देखा है इसमें जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र। भाई जर्मनी का रूहर क्षेत्र कहाँ पर है? ये आपका जो क्षेत्र है ये है जर्मनी, ठीक है। और जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है मानचित्र के अंदर, मैप में जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जर्मनी कहाँ पर है। तो इस प्रकार से आप वहाँ पे मेंशन करेंगे जो आपका
यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यूरोप महाद्वीप में आपके आता है, तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद में जो हमारा अगला मानचित्र है, अगला मानचित्र हम इसमें देखेंगे कुछ झील क्षेत्र, मतलब आपकी महान झील क्षेत्र। महान झील क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर जो 5 झीलों का क्षेत्र है, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो और यूरन, ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, यूरन, ईरी, ओंटारियो, ये जो क्षेत्र है ये आपका कहलाता है महान झील क्षेत्र, जिसको मैं आपके अगले अपने मानचित्र में बहुत अच्छे से मेंशन कर रही हूँ। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक जगह दिख रही है मिशिगन के बिल्कुल दक्षिण में, जिसको हम कह सकते हैं शिकागो, ठीक है, शिकागो। यहाँ पर मिशिगन के दक्षिण में बहुत बड़ी मांस मंडी भी है यहाँ पर, इसके अलावा ऑटोमोबाइल क्षेत्र यहाँ पर है। तो ये आपका कहाँ पे आ जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर, ठीक है। इसके अलावा ये इधर वाला जो भाग है ये है उत्तरी अपलेशियन प्रदेश। उत्तरी अपलेशियन प्रदेश में एक जगह है आपकी इधर, ये है पिट्सबर्ग, ठीक है, जहाँ पर लौह इस्पात उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये आपको दोनों क्षेत्र बहुत अच्छे से इसमें दिखाई दे रहे हैं, जिसको मैं अपने अगले मानचित्र में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मानचित्र की सहायता से बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रही हूँ। ये आप इसमें देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र है, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो पूरा आपको जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, ये है महान झील क्षेत्र, जो अभी हमने अपना पिछले मानचित्र पिछले मैप में देखा था, ठीक है। अब इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये महान झील क्षेत्र जो है, यहाँ पर आपकी ये 5 महान झीलें हैं, जिसको मैं अपने अगले मानचित्र में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आप इसमें देखेंगे कि जैसे ये है आपकी सुपीरियर, ये इधर सुपीरियर झील है, ये मिशिगन झील है, ये यूरन झील है, ये ईरी है, ये ओंटारियो है, ठीक है। ये है महान झील क्षेत्र, मतलब इसको हम आप देखेंगे कुछ अंगुलियाकार आकृति इसकी, अंगुलियाकार इट मीन्स फिंगर लेक, ठीक है, अंगुली के आकार की, अंगुली के आकार की मतलब कुछ फिंगर लेक, इसको हम कह सकते हैं फिंगर लेक, देन अंगुलियाकार। तो 5 झीलें जिसको हम कह सकते हैं महान झील प्रदेश, और ये कहाँ पर आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये यहाँ पर इधर ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा में आता है। भाई कहाँ पे आता है इधर, ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पे आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर आपके कुछ लौह इस्पात क्षेत्र आते हैं। कुछ लौह इस्पात क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर सुपीरियर के बिल्कुल नीचे दक्षिण में डुलुथ आता है, ठीक है, ये इस जगह पे लॉरेन आता है, ये यहाँ पर इधर क्लीवलैंड आता है, मिशिगन झील के बिल्कुल दक्षिण में शिकागो आता है, ये आपकी ईरी झील है, ठीक है, ईरी के पास में इधर ये बफेलो आता है, और यहाँ पर आपका एक देश आता है इधर न्यूयॉर्क, यहाँ पर आपकी एक जगह आती है अलाबामा। ये सभी लौह इस्पात क्षेत्र हैं, लौह इस्पात क्षेत्र। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न मानचित्र में, विश्व के मानचित्र में निम्न लौह इस्पात क्षेत्र दर्शाइए, ठीक है। तो आपको इन सभी लौह इस्पात क्षेत्र की जो स्थिति है वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि डुलुथ कहाँ है, लॉरेन कहाँ है, क्लीवलैंड कहाँ है, शिकागो कहाँ है, ईरी कहाँ है, बफेलो कहाँ है, न्यूयॉर्क कहाँ है और अलाबामा कहाँ है। इसके बाद में आपको जो अपना अगला मानचित्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, ये उत्तरी अमेरिका में महान झील क्षेत्र के लौह इस्पात क्षेत्र हमने देखे, ठीक है। अगला जो हमारा मानचित्र है ये उत्तरी अमेरिका में झील प्रदेश से संबंधित है। मैंने अभी आपको अच्छे से अध्ययन में बताया है अच्छे से कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये जो महान झील क्षेत्र है, इस महान झील क्षेत्र में कौन कौन सी झीलें हैं, जैसे कि ये वाली जो झील है ये है सुपीरियर, ये है आपकी मिशिगन, ये वाली जो झील है इसका नाम है यूरन, ये इधर की तरफ जो ये झील आ रही है ये है ईरी, ये वाली है ओंटारियो। तो ये 5 झीलें हो गई, सुपीरियर, मिशिगन, यूरन, ईरी और ओंटारियो, ठीक है।
ये महान झील प्रदेश है, आपको बहुत ध्यान से दिखाई दे रहा है अच्छे से। इसके बाद में यहाँ पर जो एक क्षेत्र है ये है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग भी लौह इस्पात क्षेत्र है जो उत्तरी अपलेशन प्रदेश में आता है। यहाँ पे अपलेशन पर्वतमाला है, ठीक है। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इधर अपलेशन पर्वतमाला है, जिस जगह को हम उत्तरी अपलेशन प्रदेश के नाम से जान सकते हैं। जहाँ पर एक क्षेत्र है लौह इस्पात क्षेत्र पिट्सबर्ग, ये आपको ध्यान में रखना है। पिट्सबर्ग कहाँ पर है, बहुत अच्छे से आपको इसमें देखना है। पिट्सबर्ग, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको याद रखना है, पिट्सबर्ग जगह अलग है और एक सेंट पिट्सबर्ग जगह अलग है। अगर पिट्सबर्ग पूछा जाता है तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे सेंट पिट्सबर्ग पूछा जाता है तो सेंट पिट्सबर्ग जो है वो सोवियत रूस में है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ये ध्यान नहीं रहता, हम पिट्सबर्ग नाम देखते ही उसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मेंशन कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, पिट्सबर्ग जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और सेंट पिट्सबर्ग है वो सोवियत रूस में है। इसके बाद हम अपना अगला हमारा जो मानचित्र है उसके ऊपर चलते हैं। अगले मानचित्र में हम देखते हैं ये है रूस का। अभी हमारे लौह इस्पात क्षेत्र चल रहे हैं, जितने भी लौह इस्पात क्षेत्र हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ये आपके यूरोप में लौह इस्पात क्षेत्र के बारे में। अभी हमने जब पहले पढ़ा वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लौह इस्पात क्षेत्र थे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जितने भी लौह इस्पात क्षेत्र है, महान झील प्रदेश, पिट्सबर्ग, उसमें डुलुथ, लॉरेन, क्लीवलैंड, शिकागो, ईरी, ठीक है, ये सभी हमने उसमें अध्ययन करे थे। अब जो हमारा अगला है ये है यूरोप महाद्वीप के लौह इस्पात क्षेत्र। यूरोप महाद्वीप में आप इसमें बहुत अच्छे से एक बड़े रूप में इसको विस्तृत रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर यूरोप में आपकी जो डेनमार्क है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। यहाँ पर है ये कोपेनहेगन जो डेनमार्क की राजधानी, ये आपकी जगह है, एग्जैक्ट आप देखेंगे ये है डेनमार्क, ठीक है। ये जो जगह है ये डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन जो लौह इस्पात क्षेत्र है यूरोप महाद्वीप में। इसके अलावा ये जो आपको जगह दिख रही है यह है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। यहाँ पर ये है नीदरलैंड, ये है इधर आपका बेल्जियम, यहाँ पर आपका है लक्समबर्ग, ये आपका जर्मनी, ठीक है। तो ये जो जगह ये आपका है फ्रांस, यहाँ पर आपका ये आ जाता है सोवियत रूस। तो ये जो जितनी भी जगह आपको इसमें मेंशन कर रखी है, इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको जो यूरोप में लौह इस्पात क्षेत्र हैं वो सभी देश बहुत अच्छे से इसमें मेंशन किए हुए हैं। उनको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखें कि ग्रेट ब्रिटेन कहाँ पर है, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग, बेल्जियम, डेनमार्क, कोपेनहेगन और सोवियत रूस, ये कहाँ कहाँ पर आते हैं इस महाद्वीप में आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसमें अपना जो अगला हमारा मानचित्र है वो है, आप इसमें देख सकते हैं एशिया महाद्वीप का, ठीक है। ये है हमारा एशिया महाद्वीप। भाई हमने उत्तरी अमेरिका के लौह इस्पात क्षेत्र पढ़े, ठीक है, हमने यूरोप महाद्वीप में लौह इस्पात क्षेत्र पढ़े, और ये है हमारा एशिया महाद्वीप में लौह इस्पात क्षेत्र। अब एशिया महाद्वीप में लौह इस्पात क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चीन, ये जो जगह आपकी ये कौन सी है, चीन। भाई ये वाला जो देश आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है आपका, ये है चीन, ये पूरा देश है चीन। चीन में आने वाले जो लौह इस्पात क्षेत्र हैं उनमें अगर हम बात करें तो शंघाई और वुहान, शंघाई और वुहान में लौह इस्पात है सबसे ज़्यादा। ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, ये जो आपको द्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सा है, जापान, ठीक है। ये आपके क्या है, जापान। इस जापान में जो लौह इस्पात क्षेत्र है उसमें हम बात करते हैं नागासाकी, टोक्यो और योकोहामा, ये लौह इस्पात क्षेत्र है। तो आपको प्रत्येक महाद्वीप में एक विस्तृत तरीके से इसमें बहुत अच्छे से लौह इस्पात क्षेत्र दर्शाए गए हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि चीन कहाँ पर है, चीन में लौह इस्पात क्षेत्र शंघाई और वुहान, जापान कहाँ पर है, जापान में लौह इस्पात क्षेत्र नागासाकी, टोक्यो और योकोहामा में। अब हम जो अगले लौह इस्पात क्षेत्र है वो है भारत के, ठीक है। भारत के मानचित्र में देखेंगे हम, भारत के मानचित्र में
लौह इस्पात क्षेत्र को बहुत अच्छे से देखेंगे तो ये आप देखेंगे भारत के मानचित्र में लौह इस्पात क्षेत्र। आप इसमें देखिए ये हमारा भारत है, ठीक है। अब इसमें लौह इस्पात क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, आप देखिए ये है आपका ये झारखंड, ठीक है। और झारखंड में आपके आ जाते हैं यहाँ पर जमशेदपुर और बोकारो। जमशेदपुर बोकारो कहाँ पे आ जाता है, झारखंड में। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है ये है आपका पश्चिम बंगाल। ये क्या है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आपके लौह इस्पात क्षेत्र में कुल्टी, बुरहानपुर और आ जाते हैं दुर्गापुर, ठीक है। ये आपको ध्यान से देखना है। ये है आपका छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ में जो लौह इस्पात क्षेत्र आता है वो है भिलाई। आपको बहुत ध्यान से देखना है, छत्तीसगढ़ का लौह इस्पात क्षेत्र कौन सा है, भिलाई। इसके बाद में जो हमारा अगला जगह है वो है यहाँ पर ये उड़ीसा। उड़ीसा में जो लौह इस्पात क्षेत्र है वो कौन सा है, यहाँ पर ये राउरकेला। राउरकेला किस में आ रहा है आपका, उड़ीसा में। यहाँ पर ये जो आपका राज्य है ये है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कौन सी जगह में आ रहा है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश राज्य में आ रहा है, ठीक है। ये है आपका आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में आने वाला लौह इस्पात क्षेत्र आ जाएगा आपका विशाखापट्टनम। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये है कर्नाटक। ये भारत का दक्षिणी भाग है और भारत के दक्षिणी भाग में ये राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में जो आपका लौह इस्पात क्षेत्र आ रहा है वो है भद्रावती। इसके बाद में ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर जो लौह इस्पात क्षेत्र आ रहा है वो है सलेम। सलेम कहाँ पर आ रहा है, तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से आप इस भारत के मानचित्र को बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको इसमें बहुत बारीकी से आपको लौह इस्पात क्षेत्र दर्शाए गए हैं, जिसमें हमने जमशेदपुर, बोकारो झारखंड में देखे, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, भद्रावती कर्नाटक में और सलेम तमिलनाडु में देखें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जितने भी लौह इस्पात क्षेत्र हैं उन सभी को हमने प्रत्येक महाद्वीप के अंदर बहुत अच्छे से ध्यान से उनकी स्थिति को देखा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जितने भी महाद्वीप उसमें लौह इस्पात क्षेत्र कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। ये प्रश्न आपके सामने हम लेकर आए हैं, इन्हें आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इनको बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे तो आपको इनसे संबंधित कई प्रश्नों में आपकी हेल्प होगी, मदद मिलेगी। इनसे आपको कई मानचित्र सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये मालूम चलेगा हमें मानचित्र के माध्यम से किस प्रकार से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें इनसे समझना आसान हो जाएगा। तो हमारा जो अपना अगला हम इसमें मानचित्र देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा अगला मानचित्र है बाह्य स्त्रोतन के परिणाम स्वरूप कॉल सेंटर। तो बाह्य स्त्रोतन के परिणाम स्वरूप जो कॉल सेंटर है वो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर किन किन देशों में खुले हुए हैं, ठीक है भाई। ऐसे कौन कौन से देश हैं जो बाह्य स्त्रोतन के परिणाम स्वरूप सबसे ज़्यादा जहाँ पर कॉल सेंटर है। पहली चीज़ आप कहेंगे कि ये बाह्य स्त्रोतन क्या होता है। भाई बाह्य स्त्रोतन का मतलब है कि एक तरह से हम बात करें अब किसी देश, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष या किसी देश में वहाँ की दक्षता को सुधारने के लिए, वहाँ की जो क्वालिटी है, ठीक है, उसकी क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट लाने की, मतलब वहाँ के लोगों की, वहाँ की हर चीज़ से संबंधित जो क्वालिटी है, दक्षता है, उसको सुधारने के लिए और वहाँ की लागतों को, मतलब जो भी हम पैसा लगा रहे हैं उस पैसे को या उन लागतों को कम करने के लिए, उनको घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण, किसी भी बाहरी संस्था या कोई बाहरी कंपनी, ठीक है, या कोई बाहरी व्यक्ति को किसी प्रकार का काम सौंपना क्या कहलाता है, बाह्य स्त्रोतन। मतलब कि हमारे देश या हमारे क्षेत्र विशेष की
दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को जो कार्य सौंपा जाता है, ठीक है, और ये कार्य अगर समुद्र पार कई दूर स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, अपतरण या ऑफशोरिंग कहा जाता है। ठीक है, अब बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप जो कॉल सेंटर सबसे ज़्यादा जिन देशों में खुले हुए हैं वो कौन कौन से हैं, हमें इस मानचित्र में उन चीज़ों पर अध्ययन करना है। तो वो देश कौन कौन से हैं, जैसे ये आपकी जो जगह है ये है कोस्टा रिका, ठीक है, ये है पूर्वी यूरोप, यहाँ पर है आपका इज़राइल, ये है हमारा भारत, ठीक है, यहाँ पर है चीन, ये है चीन, और यहाँ पर है ये फिलीपींस। तो हमें इन जगहों को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना और समझना है कि बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर कहाँ खुले हुए हैं। भाई कौन कौन से देश हैं ऐसे जहाँ सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर खुले हुए हैं बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप, और वो जगह कहाँ कहाँ पर है। तो कोस्टा रिका कहाँ है, पूर्वी यूरोप, इज़राइल, भारत, चीन और फिलीपींस, ये जगह कहाँ कहाँ पर है ये आपको इस मानचित्र में बहुत अच्छे से मेंशन की हुई है। अब हम इसमें अपना जो अगला मानचित्र है उस पर चलते हैं। अगले मानचित्र में हम देखेंगे कि हम एक भारत का मानचित्र देख रहे हैं। भारत के मानचित्र में पर्यटन आकर्षण में घरों में रुकने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। भाई पर्यटन हम सभी को पता है, पर्यटन क्या होता है, टूरिस्ट क्या होता है, ठीक है, पर्यटन आकर्षण। अब पर्यटन आकर्षण के अंदर जब हम किसी क्षेत्र विशेष में जाते हैं तो वहाँ पर कई जगहों पर हमें रुकना पड़ता है, ठीक है, उस क्षेत्र विशेष में अगर हम जहाँ भी कहीं जाएंगे तो वहाँ हमें स्टे तो करना ही होगा, वहाँ हमें रुकना होगा, और वहाँ रुक कर ही हम उस क्षेत्र विशेष के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, वहाँ के आकर्षक दृश्य को देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो रुकने की व्यवस्था है, वहाँ पर जो रुकने की व्यवस्था है उसे गोवा में कहते हैं हेरिटेज होम। गोवा में क्या कहते हैं, हेरिटेज होम। ये आपको एक छोटा सा जो राज्य दिखाई दे रहा है भारत के अंदर, ठीक है, ये छोटा सा राज्य है गोवा, और गोवा में पर्यटन आकर्षण के तो घरों में रुकने की व्यवस्था को हेरिटेज होम्स कहा जाता है। इसी प्रकार से ये जो आपको राज्य दिखाई दे रहा है ये है कर्नाटक, ठीक है, और कर्नाटक में जो घरों में रुकने की व्यवस्था है इसे मेडिकेरे और कुर्ग कहा जाता है। तो हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है छोटे प्रश्नों के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के माध्यम से, कि गोवा में घरों में रुकने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, हेरिटेज होम्स, या मेडिकेरे और कुर्ग क्या होता है, ठीक है, कहाँ पर मेडिकेरे और कुर्ग घरों में रुकने की व्यवस्था को कहा जाता है, तो कर्नाटक में। तो हमें पता होना चाहिए पहली चीज़ तो कर्नाटक कहाँ पर है, गोवा कहाँ पर है, गोवा में हेरिटेज होम्स कहते हैं, कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग कहते हैं। इसके बाद हम अब आगे अगला जो हमारा मानचित्र है इसको देखेंगे बहुत ध्यान से। इस मानचित्र में आपको विभिन्न देशों में नगरीय जनसंख्या के आकार का मापदंड दर्शाया गया है, ठीक है, मतलब कि जैसे कि हम बात करें कि हर जगह या क्षेत्र विशेष का एक नगरीय आकार होता है। भाई नगरीय आकार कैसा, कि जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कोई क्षेत्र विशेष नगर कब कहलाएगा, जब वहाँ पर जनसंख्या का जो आकार है वो लगभग कितना होगा, 5,000 व्यक्ति, ठीक है, भाई जहाँ पर लगभग 5,000 व्यक्ति जनसंख्या हो, ठीक है। उसके अलावा इसी प्रकार से जो प्रत्येक देश है वहाँ पर भी जो नगरीय जनसंख्या का आकार का मापदंड है वो क्या क्या है। भाई जैसे भारत में 5,000 व्यक्ति, जो वहाँ जहाँ पर जो क्षेत्र है वो क्षेत्र नगर कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कई जो देश है वहाँ पर
नगरीय जनसंख्या का एक अलग अलग आकार है। आपको इन सभी देशों को भी बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये सभी देश, इनमें से कोई सा भी देश आपसे पूछा जा सकता है मानचित्र में। तो आपको इन सभी देशों की स्थिति भी देखनी है कि कौन सा देश कहाँ पर है। तो जैसे भारत में नगरीय जनसंख्या का आकार है 5,000। ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो कनाडा है, यहाँ नगरीय जनसंख्या का आकार है 1,000 व्यक्ति। ठीक है। इसी प्रकार से आइसलैंड में है 300 व्यक्ति। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क में है 250 व्यक्ति। इसी प्रकार से जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है वो है 2,500 व्यक्ति। पुर्तगाल में है 2,000। वेनेजुएला में 1,000। कोलंबिया में 1,500। अर्जेंटीना में 2,000। थाईलैंड में आपके 2,500 और जापान में है 30,000 व्यक्ति। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विभिन्न देशों में नगरीय जनसंख्या के आकार का मापदंड क्या क्या है। भाई जहाँ पर, जैसे भारत में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भारत 5,000 व्यक्ति जहाँ पर है वो जगह नगरीय जनसंख्या वाली कहलाती है। ठीक है। इसी प्रकार से प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी है? लंदन। हमें पता होना चाहिए कि प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी है? लंदन। लंदन कहाँ पर है? ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है ग्रेट ब्रिटेन में, ये जगह है लंदन। ठीक है। हमें मालूम होना चाहिए ग्रेट ब्रिटेन कहाँ पर है, ग्रेट ब्रिटेन में लंदन कहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया था ये है डेनमार्क, यहाँ पर ये है आपका स्वीडन, ये है इधर आपका फिनलैंड, ये जो आपको ग्रीनलैंड के पास में दिखाई दे रहा है ये है आइसलैंड, यहाँ पर आपका कनाडा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पर कोलंबिया है, ये इधर आपको दर्शा रखा है ये है वेनेजुएला, यहाँ पर आपका अर्जेंटीना है, ये जो जगह है ये है जापान, यहाँ पर जो आपका एक देश है वो है थाईलैंड। ठीक है। और ये हमारा भारत, और यहाँ पर है पुर्तगाल। तो इस प्रकार से ये जितने भी देश हैं इन सब की देशों की स्थिति आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम देखो अब अपना अगले मानचित्र पे चलते हैं। अगले मानचित्र में हम इसमें देखते हैं प्रशासनिक नगर। भाई प्रशासनिक नगर क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़ है प्रशासनिक नगर वो नगर होंगे जहाँ पर प्रशासन से संबंधित जितने भी कार्य होंगे। ठीक है। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जहाँ पर ज़्यादा होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जहाँ पर होंगे ज़्यादातर, प्रशासनिक कार्य जहाँ होंगे वहाँ पे, वो सभी नगर प्रशासनिक नगरों की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे कि हम बात करें कि किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र विशेष की जो राजधानी है, भाई किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र विशेष की राजधानी, ये सभी प्रशासनिक नगर की श्रेणी में आ जाती है। जिसमें मैंने यहाँ पे कुछ देश, कुछ क्षेत्र दर्शा रखे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और आपको ध्यान भी रखने चाहिए। कि जैसे चेन्नई है, ये कहाँ पर आ रहा है आपका? इधर तमिलनाडु, भारत तमिलनाडु में आ रहा है। यहाँ पर चंडीगढ़ और इधर पास में इधर दिल्ली है। ठीक है। यहाँ चीन में इधर यहाँ पर बीजिंग है, चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी इधर है कैनबरा। ठीक है। यहाँ पे ये इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा, जिसको हम नवीन पुष्प भी कह सकते हैं आदिस अबाबा को। यहाँ पर है ये ब्राज़ील, इधर है आपका बोलिविया, यहाँ पर है ये वॉशिंगटन डीसी। ठीक है। जो यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। ये है अल्बेनी। ठीक है। जो आपकी आती है न्यूयॉर्क में। यहाँ पर एक जगह शेफील्ड, लंदन में आता है, इधर आपका है शेफील्ड। यहाँ पर इधर विक्टोरिया। ठीक है। तो ये सभी जितनी भी जगह हैं, ये सभी जगह आपको अच्छे से ध्यान से देखनी है। ये सभी प्रशासनिक नगरों की श्रेणी में आते हैं। हमें पता होना चाहिए विक्टोरिया, वॉशिंगटन डीसी, शेफील्ड, लंदन, दिल्ली, चंडीगढ़, बीजिंग, चेन्नई, कैनबरा, आदिस अबाबा, ब्राज़ील, बोलिविया, ये सभी की स्थिति कहाँ पर है, और ये सभी है प्रशासनिक नगर। इसके बाद जब हम अपना अगला नगर देखेंगे वो है व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर। भाई व्यापारिक और व्यावसायिक नगरों की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? भाई इसमें आपका आ जाएगा सेंट लुइस। ठीक है। मैनचेस्टर ब्रिटेन में आता है, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, बगदाद, लाहौर, आगरा। ठीक है। भाई ये सारी जगह आपको देखनी है। आगरा हमारा जैसे यूपी में आया,
लाहौर पाकिस्तान में, ठीक है, बगदाद इराक में, ठीक है, फ्रैंकफर्ट एम्स्टर्डम ये आपका यूरोप महाद्वीप में, मैनचेस्टर आपका ग्रेट ब्रिटेन में, सेंट लुइस, ये सारी जगह हमें बहुत अच्छे से ध्यान से देखनी है और इन सभी की स्थिति बहुत अच्छे से देखनी है। तो ये सभी नगर किस में आ जाते हैं? व्यापारिक और व्यावसायिक नगरों के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। ये सभी आपको ध्यान से देखने। उसके बाद हम आगे जो अगले हमारा है वो है सांस्कृतिक और धार्मिक नगर। भाई धार्मिक और सांस्कृतिक नगर जैसे जेरूसलम, मक्का, बनारस, जगन्नाथपुरी, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं? सांस्कृतिक नगरों की श्रेणी में या धार्मिक नगरों की श्रेणी में। जितने भी हमारे धार्मिक पर्यटक स्थल है, भाई धर्म से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई है, जितनी भी चीज़ें धर्म से जुड़ी हुई है वो सभी धार्मिक नगर है। और धार्मिक नगर हमें उन सब की स्थिति देखनी है। आपको देखना है जेरूसलम कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मक्का कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सऊदी अरब की तरफ, ठीक है, बनारस कहाँ है, जगन्नाथपुरी कहाँ पर है। तो ये सभी आपको स्थिति देखनी है। भाई जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर आता है, उड़ीसा में है जगन्नाथपुरी, बनारस यूपी की तरफ आता है, ठीक है। तो ये सभी आपको बहुत अच्छे से देखना है। इसके बाद में अगला हमारा इसमें हम देखते हैं, ये आप ध्यान से देखेंगे इस विश्व के मानचित्र को, और इसमें मैंने कुछ लाइन भी लिखी हुई है कि भाई इटली में उस बस्ती को नगरी कहा जाता है जिसकी आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या 50% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, जबकि भारत में यह मापदंड कितना है? 75% है। भाई हम सभी को पता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भारत में नगरीय जनसंख्या का आकार है 5000 व्यक्ति, ठीक है। भाई ऐसी क्षेत्र विशेष जहाँ पर 5000 व्यक्ति है तो वो क्षेत्र नगर है, ठीक है, यही है। इसी प्रकार से इटली में उस बस्ती को नगरीय कहा जाता है जहाँ पर जो अधिकांशतः जनसंख्या मतलब 50%, कितने प्रतिशत? 50% के लगभग जनसंख्या गैर कृषि कार्य करती है, जो कि कृषि कार्य में संलग्न नहीं है। मतलब कि कोई भी दूसरा कार्य कर लेगा, जैसे कोई उद्योग खोल लेगा, कोई इंडस्ट्री खोल लेगा, ठीक है, कोई सेवा क्षेत्र में चल जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई टीचर बन जाएगा, कोई दूसरा कार्य कर लेगा, लेकिन कृषि कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो 50% जनसंख्या कोई दूसरे कार्य में संलग्न है, तो वो क्षेत्र इटली में क्या कहलाता है? नगर, ठीक है। जबकि भारत में हमारा ये मापदंड कितना है? 75% है। भाई हमें पता है कि भारत की 75% पॉपुलेशन, 75% जनसंख्या कृषक है, किसान है, ठीक है। अधिकांशतः भारत में जो मोस्टली जनसंख्या है वो कौन सा कार्य करती है? कृषि कार्य करती है। तो ये रेशियो जो भारत में 75% है, वही इटली में कितना है? 50%। तो आपको इनको बहुत अच्छे से ही देखना है कि इटली जो जगह है वो कहाँ पर आ रही है। मैंने यहाँ पे इटली कहाँ मेंशन कर रखा है, एक लंबवत रूप में एक जगह है, ये है आपकी इटली, ठीक है। यहाँ पर है भारत, तो आपको इनकी स्थिति बहुत अच्छे से देखनी है। अगला हमारा जो है वो है अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र। मैंने आपको अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र दिखाया छोटा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें एक आपकी जगह है आदिस अबाबा। मैंने आपको पहले भी दिखाया है, प्रशासनिक नगरों के अंदर आदिस अबाबा जो है वो इथोपिया की राजधानी है, ठीक है। यहाँ पर एक जगह इथोपिया। अब इस अफ्रीका महाद्वीप में आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ ऊपर की तरफ एक जगह दिखाई दे रही है आपको, काहिरा, ठीक है। ये उत्तरी अफ्रीका के अंदर एक जगह आती है काहिरा, ठीक है। इसी प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका में एक जगह आपको यहाँ दिखाई दे रही है जोहान्सबर्ग। भाई उत्तरी अफ्रीका में क्या देखा हमने? काहिरा, और दक्षिणी अफ्रीका में जोहान्सबर्ग। तो हमें पहले तो काहिरा और जोहान्सबर्ग की स्थिति को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, काहिरा और जोहान्सबर्ग कहाँ पर है। अब इस काहिरा और जोहान्सबर्ग के बीच में जो एक जगह है इथोपिया की राजधानी, वो कौन सी है? आदिस अबाबा। और इस आदिस अबाबा में एक अंतिम स्टेशन जो है वो कौन सा है? जिबूती। जिबूती अंतिम स्टेशन है, जो आदिस अबाबा रेलवे मार्ग का अंतिम स्टेशन है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि आदिस अबाबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन है
जिबूती। और यहाँ पर एक हवाई अड्डा आता है जिसको हम कहते हैं बोले हवाई अड्डा। बोले हवाई अड्डा भी कहाँ पर आता है आपका? आदिस अबाबा में। आदिस अबाबा किसकी राजधानी है? इथोपिया की राजधानी है। काहिरा बिल्कुल उत्तरी अफ्रीका में, काहिरा आपको दिखाई दिया, ठीक है, अभी हमने दिखाया। दक्षिणी अफ्रीका में आपको दिखाई दिया जोहान्सबर्ग। और काहिरा और जोहान्सबर्ग के बीच में मध्य में है आदिस अबाबा, जो इथोपिया की राजधानी है, जिसका अंतिम स्टेशन जिबूती और यहाँ पर एक हवाई अड्डा है, बोले हवाई अड्डा। इसके बाद में जो अगला हमारा मानचित्र है वो है कुछ प्रमुख सन नगर। प्रमुख सन नगर की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि सन नगर या नगर माल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो पैट्रिक गिडीज ने किया, और उन्होंने ये सर्वप्रथम प्रयोग सन 1915 में किया। सन 1915 में पैट्रिक गिडीज ने सन नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ठीक है। और जो प्रमुख सन नगर है वो कौन कौन से हैं? जैसे कि एक है शिकागो, मैंने आपको दिखाया था, मिशिगन झील के बिल्कुल दक्षिण में एक जगह है शिकागो। ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, टोक्यो जो आता है जापान में, ठीक है, जापान में आपका यहाँ टोक्यो आता है, या ग्रेट ब्रिटेन में लंदन और मैनचेस्टर है, और यहाँ पर आपका मिशिगन के दक्षिण में शिकागो। ये कुछ प्रमुख सन नगर है जो आपको ध्यान से देखना है कि प्रमुख सन नगर कौन कौन से हैं। इसके बाद में हम इसमें देखते हैं आगे प्रमुख सन नगर के बाद में विश्व नगरी या मेगालोपोलिस या विशाल नगर। भाई सन नगर से भी बड़ा एक जो नगर है वो कहलाता है मेगालोपोलिस, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं विशाल नगर या विश्व नगरी। अब मेगालोपोलिस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किन्होंने किया था? जीन गॉटमैन ने। मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीन गॉटमैन ने सन 1957 में किया था। हमें ध्यान होना चाहिए कि सन नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पैट्रिक गिडीज ने किया, जबकि मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीन गॉटमैन ने किया। और कब किया? 1957 में। अब जो मेगालोपोलिस, अगर हम विश्व में मेगालोपोलिस की बात करें तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। भाई मेगालोपोलिस का अगर हम एग्जाम्पल दें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जिसमें आपको देखना है यहाँ पर एक जगह आती है वॉशिंगटन। भाई वॉशिंगटन डीसी अलग है और वॉशिंगटन अलग है, आप ये भी ध्यान रखना, ठीक है। वॉशिंगटन यहाँ पर आपकी है, और यहाँ पर एक जगह है बोस्टन। तो बोस्टन और वॉशिंगटन के बीच में जो ये आपको देश दिखाई दे रहा है ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका मेगालोपोलिस का एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक है। जैसे कि सन नगर के हमने सारे क्षेत्र एग्जाम्पल देखे थे, इसी प्रकार से मेगालोपोलिस का एग्जाम्पल हम संयुक्त राज्य अमेरिका को लेंगे। अब हम इसमें अपना अगला जो मानचित्र है वो देखते हैं मेगा सिटी। भाई मेगा सिटी क्या होती है? अब मेगा सिटी और बड़ी हो गई, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा नगर, नगर के बाद हमने सन नगर, सन नगर के बाद हमने पढ़ा विश्व नगरी या मेगालोपोलिस, और मेगालोपोलिस के बाद में हम देखते हैं मेगा सिटी। भाई आकार के अकॉर्डिंग हम देखें तो भाई सबसे छोटा होता है नगर, ठीक है। नगर के बाद होता है आपका महानगर या मेट्रो सिटी, महानगर या मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी, महानगर, इनके बाद में आप क्या आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके सन नगर, फिर मिलियन सिटी, फिर विश्व नगरी, और फिर है मेगा सिटी। मेगा सिटी की अगर हम बात करें तो मेगा सिटी में सबसे पहले जिसको श्रेय प्राप्त हुआ मेगा सिटी का, सबसे पहले जिसे मेगा सिटी का श्रेय प्राप्त हुआ है वो जगह है न्यूयॉर्क, ठीक है। और न्यूयॉर्क कहाँ पर आती है ये आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ जो एक जगह है ये है आपकी न्यूयॉर्क। भाई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर एक जगह आती है वो है न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क सबसे पहले यहाँ पर 1950 में मेगा सिटी का श्रेय प्राप्त किया न्यूयॉर्क ने, और ये एक प्रकार की मेगा सिटी है। मेगा सिटी मतलब एक प्रकार का शहर है न्यूयॉर्क, और ये कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इसकी स्थिति आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और 1950 में सबसे पहले श्रेय प्राप्त किया है। इसके बाद हम इसमें अगले
मानचित्र में कुछ विश्व के मेगा सिटी के बारे में देखते हैं। विश्व के मेगा सिटी, इन सब की स्थिति आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखनी और समझनी है। भाई विश्व के मेगा सिटी बहुत अच्छे से देखने हैं, जैसे लॉस एंजल्स कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मैक्सिको सिटी है आपका मैक्सिको में। ये यहाँ पर आपका साओ पाओलो और रियो डी जेनेरो आ रहा है आपका ब्राज़ील में। यहाँ पे लीमा और ब्यूनस आयर्स इधर आपका आ रहा है अर्जेंटीना के अंदर। ठीक है, ये जगह आपकी लागोस अफ्रीका में आ रही है, आपकी लागोस, यहाँ पर आपको जगह दिख रही है लागोस। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है पेरिस जो फ्रांस में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका पेरिस फ्रांस में आ रहा है। यहाँ पर आपको एक जगह दिख रही है लंदन जो ग्रेट ब्रिटेन में आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके एक शहर आ रहा है मॉस्को जो रूस की राजधानी है। यहाँ पर आपको दो जगह दिख रही है टोक्यो और ओसाका जो जापान में आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये शंघाई और बीजिंग जो चीन में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक जगह दिख रही है ढाका जो आपकी आ रही है बांग्लादेश की राजधानी। यहाँ पर आपको एक जगह दिख रही है कराची। ठीक है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इधर की तरफ आपको एक छोटी सी इधर जगह दिख रही है, वो है कराची। यहाँ पर आपको एक जगह दिख रही है जकार्ता जो इंडोनेशिया में आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक जगह दिख रही है मनीला जो फिलीपींस में आ रही है। तो इस प्रकार से ये सभी जो है वो विश्व के मेगा सिटी में शामिल है। भाई विश्व के मेगा सिटी की अगर हम बात करें तो इन सभी विश्व के मेगा सिटी की जो स्थिति है ये आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि कौन सा शहर कौन से जगह पर आ रहा है। आपसे पूछा जा सकता है, इनमें से कोई सी भी मेगा सिटी के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला जो हमारा मानचित्र है वो है भारत की मेगा सिटी। अब हम अगर भारत की मेगा सिटी की बात करें तो भारत में हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता और बेंगलुरु। ठीक है, वही हम इसमें बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ये जो आपको एक जगह दिख रही है हरियाणा के पास में, ये है आपकी दिल्ली। दिल्ली भारत की मेगा सिटी में शामिल है। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ये जो है आपका पश्चिम बंगाल राज्य, और पश्चिम बंगाल में जो आपकी जगह आ रही है वो है कोलकाता। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ दक्षिण भारत के अंदर देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के अंदर एक जगह दिख रही है आपको ये मुंबई। ठीक है, उसके बाद ये कर्नाटक है। कर्नाटक में आपको दिखाई दे रहा है बेंगलुरु। ये तमिलनाडु, और तमिलनाडु में आपको दिखाई दे रहा है चेन्नई। तो ये आपके भारत के मेगा सिटी में शामिल है। तो विश्व के मेगा सिटी की स्थिति आपको अच्छे से ध्यान से दिखाई दी। ठीक है, भारत के मेगा सिटी की स्थिति आपको ध्यान से दिखाई दी। अगर भारत के मेगा सिटी की बात की जाए तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु भारत के मेगा सिटी। इसके बाद हम इसमें जो हमारा अगला मानचित्र है उसको हम देखें तो आपको ध्यान रखना है कि सेवा सेक्टर में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले शहर या जगह कौन कौन सी है। भाई भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से क्षेत्र या जगह हैं जो सेवा सेक्टर में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करते हैं। भाई सेवा सेक्टर क्या होता है, जितनी भी लोग अपनी सेवाएं देते हैं इसमें दो चीज़ें शामिल होती है, एक तो उत्पादन और दूसरा है विनिमय। तो जितनी भी लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनके बदले उनको कुछ पारिश्रमिक मिल रहा है, ठीक है, या किसी भी प्रकार का लेन देन का कार्य जो हो रहा है या आदान प्रदान हो रहा है, वो सभी एक प्रकार के सेवा सेक्टर में शामिल है। जैसे कि हम बात करें डॉक्टर है, इंजीनियर है, अध्यापक है। ठीक है, इसके अलावा आपके व्यापार से संबंधित आप देख सकते हैं व्यापार है, वाणिज्य है, बैंकिंग की सुविधा है, बीमा की सुविधा है, संचार के साधन है, परिवहन के साधन में लगे हुए जितने भी लोग हैं वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे, सेवा सेक्टर में आ जाएंगे। और सेवा सेक्टर में जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले जो शहर हैं उनकी श्रेणी में शामिल है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। आपसे पूछा जा सकता है कि सेवा सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाले भारत के कौन कौन से शहर हैं, तो हमें पता होना चाहिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है,
अगला मानचित्र हम देखते हैं इसके अंदर गृह निर्माण सामग्री से रिलेटेड कुछ क्षेत्र विशेष है जहाँ पर गृह निर्माण के लिए जो सामग्री ली जाती है उसमें कुछ क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं ये हमें देखने हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं ये है आपका उत्तरी भाग ध्रुवीय क्षेत्र। और ध्रुवीय क्षेत्र में हमें बहुत अच्छे से मालूम है एस्किमो जनजाति रहती है, ठीक है। और ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है। पूरा क्षेत्र जो वो हिम से आच्छादित रहता है, हिमखंड से आच्छादित रहता है। तो वहाँ पर जो रहने वाली जनजाति है एस्किमो जनजाति, वो हिमखंड से अपना घर बनाते हैं, ठीक है। और हिमखंड से जो घर बनते हैं उनको वो क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। जिस प्रकार से हमारी पत्थर चूने पत्थर की ईंटें होती है, मिट्टी की ईंटें होती है, उसी प्रकार से इनकी जो ईंटें होती है वो हिम बर्फ़ से बनी हुई होती है। और वो उनकी माध्यम से जो अपने घर बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अफ्रीका के सवाना प्रदेश, ये जो क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप का, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, अफ्रीका के सवाना में रहने वाले लोग हैं, ये कच्ची ईंटों के मकान बनाते हैं, ठीक है। भाई जितनी भी कच्ची ईंटें होती हैं उनके मकान सवाना प्रदेश में रहने वाले लोग बनाते हैं। इसी प्रकार से जो चीन के लोयस क्षेत्र है, भाई लोयस क्षेत्र कहाँ पर होता है, जो पवन, जहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र या पवन द्वारा जो निर्मित क्षेत्र है वो लोयस क्षेत्र कहलाता है। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है कंदराएं, या हम कह सकते हैं इनको गुफा, कंदरा या गुफा देखने को मिलती है। तो ये जो क्षेत्र है ये आपका कहलाएगा चीन का लोयस क्षेत्र यहाँ पर। और यहाँ पे जो क्षेत्र विशेष है, जो जगह है, उसको हम जो है वो क्या कहलाएंगी, कंदरा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है कि ध्रुवीय क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पे एस्किमो जनजाति रहती है और वो इग्लू बनाती है। अफ्रीका का सवाना प्रदेश कौन सा है, ये कच्ची ईंटों के मकान बनाते हैं। चीन का लोयस क्षेत्र कौन सा है ये भी आपको पता होना। भाई लोयस क्षेत्र कहाँ पर आता है, आपसे पूछा जा सकता है लोयस क्षेत्र कहाँ पर है, तो चीन में। सवाना प्रदेश कहाँ पर है, अफ्रीका में, ठीक है। हिम से आच्छादित क्षेत्र कहाँ पर है, ध्रुवीय क्षेत्रों में, जहाँ पर एस्किमो जनजाति रहती है। तो ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा एक अंतिम मानचित्र हम देखेंगे भारत का, जिसमें सरकार द्वारा बसाई गई कुछ नियोजित बस्तियां हैं, ठीक है। तो इस नियोजित बस्तियों के अंदर एक नहर आती है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना या इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है, ये आपका भारत में आता है, ठीक है। भारत में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर, ये व्यास नदी है और ये है सतलज नदी। भाई सतलज नदी यहाँ मानसरोवर से निकलती है, ठीक है। और यहाँ निकल के ये आगे जाके सिंधु में मिल जाती है। इसी प्रकार से यहाँ हिमाचल प्रदेश व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है जो आगे जाके सतलज में मिल जाती है, ठीक है। तो सतलज और व्यास नदी के संगम पर कौन से स्थान पे, हरिके बैराज नामक स्थान से, भाई सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज नामक स्थान से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र। ये इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र जो है वो पंजाब हरियाणा भारत के पंजाब हरियाणा और राजस्थान वाले क्षेत्रों को काफ़ी सुविधा या जलीय सुविधा पहुंचा रही है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको आसानी से पानी की जो पूर्ति है वो हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर कई बस्तियाँ बस चुकी है। सरकार द्वारा भी कई प्रकार की यहाँ पर योजनाएं चलाई गई हैं और सरकार द्वारा भी यहाँ पे कई नियोजित तरीके से बस्तियाँ बसाई जा रही है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि भाई भारत में जो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है वो कहाँ पर है, किन नदियों के संगम पर है, कहाँ से निकाली गई है। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम और आगे क्लासेस में करेंगे। अभी आपको बस इतना बताया गया है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र किस जगह पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमने अपने जितने भी लास्ट अपने 4-5 वीडियो तैयार किए वो सभी जो हमारे वीडियो हैं वो सभी मानचित्र से संबंधित है, मैप से रिलेटेड है। तो इन सभी मानचित्रों से आपको
जितनी भी जो विश्व से संबंधित मानचित्र से रिलेटेड कई छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, उनको समझने में बहुत आसानी होगी और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। मुझे विश्वास है कि इन सभी मानचित्रों के माध्यम से आप अपने सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आपको ये भी मालूम चलेगा कि हमें मानचित्र के माध्यम से किस प्रकार से स्टडी या पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो और आसान हो जाए। तो आप जितना ज़्यादा मानचित्र को लेते हुए, मानचित्र का उपयोग करते हुए भूगोल में अध्ययन करेंगे या भूगोल को पढ़ेंगे, भूगोल की स्टडी करेंगे, तो आपको हर चीज़, हर अध्ययन सामग्री को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इन सभी मानचित्रों के जितने भी वीडियो हमने लास्ट बनाए हैं और आज जो ये वीडियो है, इन सभी वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें और विश्व के संबंधित और भारत के भी जो कुछ वीडियो है इसमें, उनको बहुत अच्छे से समझें और उन्हें समझकर आप अपना उत्तर बहुत ध्यान से दें। उन सभी जगहों की जो स्थिति है उनको बहुत ध्यान से याद करें। आगे हम इसी प्रकार से अगले जो भारत से संबंधित नक्शे हैं, भारत के जो मानचित्र है वो लेकर आएंगे जल्द ही। तो अभी आप इस सभी विश्व के मानचित्र को बहुत अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से ध्यान से पढ़ें। आगे हम अगली क्लास में जल्द ही आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू ऑल स्टूडेंट। ऑल द बेस्ट।